IVM. I want to thank Intel for supporting our show. Do you remember last year when we spoke about how the Intel vPro platform is built for business? Well, I'm glad to say we've kicked it up a notch. That's right, Intel is back with a new and improved version of the platform. The new Intel vPro platform lets you do more of what you want and less of what you don't. So it's better for you and for your IT teams, who really are the backbone of keeping your work from home experience easy and enjoyable. I can safely say that the new vPro platform gives you more enterprise efficiency with less constraints. Visit intel.in/more with vPro, that's VPRO, to discover how you can get more done with less waiting. If you're listening on the IVM Podcast Android app, click the link that's visible to you now. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, आज किस बात पर पुलियाबाजी की जाए? मुझे लगता है पुलियाबाजी करनी चाहिए जो हमारी पुलियाबाजी की जुबान है उस पे। मतलब हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, किस पे? यही तो सवाल है। बिल्कुल। तो ये रोचक सवाल के लिए हमारे पास एक बढ़िया मेहमान भी है आज। अच्छा, बताइए, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं हिंदी के बारे में ज्यादा, बस थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र वगैरह वगैरह, और थोड़ा कुछ पढ़ाई की है उसके बारे में, बट उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं पता। वो तो वैसा होता है ना, एक डायलॉग है ना जिसमें आदमी बड़े होकर के पढ़ता है भाषा तो बोलता है, अच्छा ये जो मैं इतने दिनों से बोल रहा था इसको गद्य बोलते हैं। हाँ, तो ये तो हम सब चीजों को बात करते हैं और वो स्वाभाविक तरह से करते हैं, लेकिन उसके पीछे ऑब्वियसली काफी कुछ छुपा हुआ भी है। तो हमारे साथ आज हैं अभिषेक अवतंस। अभिषेक, स्वागत है आपका। नमस्ते प्रणय, नमस्ते सौरभ। बिल्कुल। तो अभिषेक अध्यापक हैं नीदरलैंड्स में, यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पर रिसर्च भी करते हैं। तो अभिषेक, सबसे पहले तो शुरू करते हैं, ये हिंदी में आप रिसर्चर कैसे बन गए? देखिए, इसकी कहानी थोड़ी लंबी है कि मैं 12वीं के बाद मैंने जापानी भाषा सीखनी शुरू की। अच्छा। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और जापानी मैंने सीखी 3 साल, जापानी भाषा और साहित्य। और उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि मुझे भाषाओं में विशेष रुचि है और खास इंटरेस्ट। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना मास्टर्स किया जाए लिंग्विस्टिक्स में, यानी भाषा विज्ञान में। तो मैंने फिर भाषा विज्ञान में मास्टर्स करना शुरू किया, और मास्टर्स करने के दौरान मुझे लगा कि मैं अपनी भाषा के बारे, यानी हिंदी जो मैं बोलता हूँ, या हमारी और जो भाषाएं हैं, जैसे मेरे घर में हम लोग बोलते हैं भोजपुरी और ब्रज। अच्छा। तो इन दोनों भाषाओं के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था, मतलब मैं बोल रहा था, मैं जानता था, यूपी के दोनों छोर। तो वहीं से शुरू हुआ मेरा ये सफर, जहां मैंने देखा कि मुझे अपनी जो जबान है, जो जबान मेरी अपनी है, जो मैं इसको बोलता हुआ बड़ा हुआ हूँ, स्कूल में सीखी है, उसके बारे में मुझे पता करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अब मैंने सीखना शुरू किया, और बाद में मैं फिर आगरा में एक इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय हिंदी संस्थान। अच्छा। मैं वहां चला गया, मुझे पहली नौकरी वहीं लगी, और वहां मैंने काम शुरू किया। वहां मैंने सबसे पहले भोजपुरी हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी बनाई। अच्छा। एक प्रोजेक्ट है वहां पे, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने पहली डिक्शनरी, जो कि ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी थी, डिक्शनरीज तो थी पहले, कि भोजपुरी और हिंदी की थी, लेकिन भोजपुरी हिंदी इंग्लिश पहली थी। तो इसको हमने काफी अच्छी तरह से बनाया, मतलब हम लोगों ने फील्ड वर्क किया, और फील्ड वर्क करने के बाद ये डिक्शनरी बनी। और बहुत सारे शब्द जो मतलब आप कह लें कि लुप्त हो रहे थे, उनको हमने जमा किया। अन्य भाषाओं पे भी काम चला, लेकिन इस दौरान मुझे मौका मिला नीदरलैंड्स आने का, और मैं नीदरलैंड्स आ गया यहाँ पर हिंदी सिखाने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा, यहाँ की जो लाइब्रेरी है बहुत समृद्ध है, और यहाँ पे जो काम करने का जो मतलब की जो फैसिलिटीज हैं वो इतनी अच्छी हैं कि मुझे लगा ठीक है, आप तो यहीं बैठ के रिसर्च करेंगे। बढ़िया। और आपने काफी अलग अलग टाइप की रिसर्च करी है हिंदी पे घुसने से पहले। मतलब एक आपका बहुत ही रोचक आर्टिकल था जहां आपने पालकी वालों की भाषा पे लिखा था, उसके बारे में कुछ बताइए।
पालकी, देखिए पालकी जो सवारी है, ये सवारी बहुत पुरानी है। संस्कृत में इसे शिविका कहते थे। अच्छा। और पालकी जो है वो भी संस्कृत से ही आया हुआ शब्द है। पर्यंग यानी जो बेड के लिए ये शब्द आता था। और इसके बारे में मुझे पता चला कि ये जो पालकी को जो उठाने वाले लोग होते हैं, हम्म। ये कैसे अपने आप को नेविगेट करते थे। ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है, क्योंकि आप देखें कि अगर मान लीजिए एक दिन का रास्ता है और वो यहाँ से दिल्ली से अगर वो जा रहा है आगरा, तो उसे कई खेतों, नदियों और नहरों को पार करना होगा। इसके लिए वो कैसे नेविगेट करेगा और कैसे वो चलेगा और पालकी को ले जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक अपनी भाषा एक इजाद की थी, एक बनाई थी। इसको कहा जाता है कि वो पालकी वालों की भाषा यानी कहारों की भाषा थी। और ये भाषा अपने आप में एक मतलब एक अनोखी भाषा थी, एक यूनिक लैंग्वेज थी, क्योंकि इसको जो बैठा हुआ व्यक्ति होता था, जो यानी जो सवार होता था, वो समझ नहीं पाता था कि क्या बोल रहे हैं। तो एक बार मुझे एक ऐसी किताब मिली जिसमें ये जिक्र आया कि एक अंग्रेज ने लिखी है किताब, और उस अंग्रेज ने ये लिखा कि पालकी वाले आपस में कुछ कम्युनिकेशन कर रहे थे जो उसे समझ नहीं आ रहा था। यानी वो जो अंग्रेज थे, जो सज्जन बैठे हुए थे पालकी के अंदर, उनको हिंदी आती थी, उनको उर्दू आती थी, हिंदुस्तानी आती थी, लेकिन उनको ये जो लैंग्वेज वो बोल रहे थे वो समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस पे जरूर काम करना चाहिए, तो मैंने काम करना शुरू किया। और एक आप जिस लेख की बात कर रहे हैं, उस लेख में मैंने बताया कि किस तरह से ये भाषा थी। अब तो आप जानते हैं कि पालकी पे कोई बैठता नहीं और पालकी चलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरीके की लुप्त जैसे अब ये सुन के मेरे को याद आया, जैसे लश्करी भाषा अमिताभ घोष ने अपनी नॉवल में मेंशन करी थी, जो समुद्री जहाज में लोगों ने अपनी भाषा एक बना ली थी शिप के बेसिकली टेक्निकलिटीज को लेके। तो एक तरह से पालकी उस जमाने का एक तरीके का वाहन ही था एक तरह से, और उसको नेविगेट करने की एक तरीके की टेक्निकल जार्गन जिसको बोलते हैं इवॉल्व हो गई। टेक्निकल जार्गन बोले, या आप बोल सकते हैं इसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में आर्गट। तो ये टारगेट थी या एक सोशल लेक थी। अच्छा। और इसमें वो लोग ना सिर्फ टेक्निकल आप बोलें, या कि उसको एक उनकी अपनी एक कोड लैंग्वेज थी, ताकि वो एक वो रास्ता नेविगेट कर सकें और साथ ही साथ एक दूसरे से बातचीत कर सकें अबाउट द पैसेंजर। गॉसिप। हाँ, गॉसिप भी करते हैं। तो जैसे पैसेंजर अगर पीछे अगर कोई बहुत सुंदर लड़की बैठी है ना, तो उसके बारे में वो कमेंट करते थे। अच्छा। हाँ, करते थे कमेंट। और वो भी कहारों की जो भाषा है, पालकी वालों की भाषा, उसमें उसका मतलब कुछ अलग ही होता था। जैसे वो बोलते थे नींबू, तो नींबू का मतलब है कि वो ये जो औरत है पीछे बैठी है, ये बहुत ही अभी कम उम्र की है, यानी जब बहुत जवान है, हाँ, हाँ। युवती है। और मैंने ये भी पढ़ा था उस लेख में कि कोई आदमी कंजूस है, पालकी में बैठा है, तो उसके लिए भी ऐसे कुछ शब्द इजाद किए थे उन लोगों ने टिप्पणी करने के लिए। और ये भी कि देखिए, पालकी वालों का एक सबसे बड़ा जो रोजगार था वो ये था कि जब शादी होती थी, तो शादी में जो दुल्हन थी उसको लेके जाते थे। तो दुल्हन को अगर कम कम चीजें मिली हैं अपने मायके से, अपने ससुराल जा रही है वो बैठकर डोली में, तो डोली वाले ये उस पर कमेंट करते थे सबसे पहले कि अगर इसके जो मायके वाले हैं वो कंजूस हैं, या उन्होंने कम पैसा दिया, उन्होंने कम खर्चा किया, इस तरह से। बहुत इंटरेस्टिंग। तो पता नहीं और कितनी ऐसी चीजें हिंदुस्तान में छुपी है, और बहुत रिसर्च की जरूरत है इन चीजों पे मेरे ख्याल से। नहीं, भाषाओं में हमारा जो देश है ये बहुत ही, मतलब आप कह ले, यूनिक है, समृद्ध है। और एक मैं कहूँगा कि अगर मैं, क्योंकि मैं खुद भाषा विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, और मैं ये बात महसूस करता हूँ कि शायद एक लाइफ टाइम इनफ नहीं है इसको पता करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इतने साल हो गए, मैं खुद इसमें जुड़ा हुआ हूँ, कम से कम 20 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस फील्ड से, लेकिन हर दिन हर हफ्ते एक नई चीज पता चलती है जो मुझे नहीं मालूम थी। अभिषेक, मुझे ये पूछना था कि ब्रॉडली ये भाषा विज्ञान को कैसे विभाजित किया जाए, क्योंकि हम तो पहली बार ही सुन रहे हैं। तो जैसे लेक्सिकोलॉजी होता है एक, ऐसे क्या मेन विभाजन है इसके, इस क्षेत्र के, इस सब्जेक्ट के जो डिफरेंट एरियाज हैं, जो डिसिप्लिन्स हैं, वो हैं जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका
वाक्य विज्ञान जिसको सिंटैक्स कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद एक है फोनेटिक्स जिसको हम ध्वनि विज्ञान कहते हैं, और उसके बाद होता है मॉर्फोलॉजी जिसको हम रूप विज्ञान कहते हैं हिंदी में, और उसके बाद आप समाज भाषा विज्ञान भी है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, यानी कि आप समाज में जो थियरीज हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भाषा से कैसे जोड़ सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज आती है जो नई निकली है, वो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स यानी अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। ये लिंग्विस्टिक्स वो है जो आप लिंग्विस्टिक्स को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे अपने आम जीवन में, पढ़ाने लिखाने में, या फिर मान लीजिए किसी को स्पीच की प्रॉब्लम है, यानी कोई बच्चा अगर हकलाता है तो आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास। वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो होगा वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, तभी वो आपको बताएगा ना कि त नहीं बोल पाता है, ट नहीं बोल पाता है, कहाँ अटका है ना। बिल्कुल। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको की चोट लग गई, एक हम बोलते हैं उसके लिए एक टर्म है अफेजिया। आप कोई गिर गया मान लिए, और उसकी जो लैंग्वेज लॉस हो गया उसका, यानी वो बोल नहीं पा रहा है, तो उसकी भी जो ट्रीटमेंट है वो लिंग्विस्टिक्स से जुड़े हुए लोग ही करते हैं। अच्छा। हाँ, और आपको ये मालूम होगा शायद कि हमारे ब्रेन में जो लेफ्ट सर्बरल है, यानी लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है, जो दाईं तरफ का जो ब्रेन है, वहाँ लैंग्वेज है। तो और लैंग्वेज जो है वो, ये हमें कैसे पता चला? तो ये हमें पता चला है कि जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने महसूस किया है कि कोई आदमी गिर गया छत से और उसकी चोट लग गई अगर मान लीजिए लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में, तो उसे वो बोलना उसने बंद कर दिया, या उसकी जो स्पीच है वो डिस्टर्ब हो गई। वो तो ये सब बातें, ये सब जो शोध का मुद्दा है, जो रिसर्च के जो मुद्दे हैं, ये सब लिंग्विस्टिक्स कवर करता है। ऑफ कोर्स सिमेंटिक्स भी आपने बोला, लेक्सिको सिमेंटिक्स, जिसमें सिमेंटिक्स है यानी अर्थ विज्ञान, जिसमें कि मीनिंग के ऊपर बात की जाती है। मतलब जो आपने जैसे पालकी वाला एग्जांपल दिया, वो ये सोशल लिंग्विस्टिक्स में आएगा क्या? वो आप उसको कह सकते हैं, उसके लिए एक चीज मैं जोड़ूं तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। यानी मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया एक लैंग्वेज के बारे में, एक लैंग्वेज की एक वैरायटी के बारे में जो अनडिस्क्रिप्टेड था, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये इसको आप कह सकते हैं कि अभी मैंने इस पे देखिए, ये जो मैंने जो आर्टिकल आप जिसकी बात कर रहे हैं पालकी वाली, इस आर्टिकल में मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया है। अगर मैं एनालिसिस करूंगा इसकी, तो मैं उसकी मॉर्फोलॉजी देखूंगा, मैं उसकी सिमेंटिक्स तो मैंने एनालाइज किया है। अगर मैं उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की एनालिसिस करूंगा और कंपेयर करूंगा मैं हिंदी से, कि हिंदी से कैसे वो अलग है और भोजपुरी से कैसे मिलता है, तो वो फिर आ जाएगा सिंटैक्स पे, सिमेंटिक्स पे। अभी तो मैंने उसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है। वो एक प्रॉपर आप कहें कि उसकी एनालिसिस मैंने नहीं की है। ठीक है। मतलब एक आप कह सकते हैं, देखिए दो तरह की चीजें होती हैं लिंग्विस्टिक्स में। एक होता है डिस्क्रिप्शन, जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं अनडिस्क्राइब्ड चीजों की। जैसे मान लीजिए कि आप कोई लैंग्वेज आपने सुनी, आपके मान लीजिए मध्य प्रदेश में कहीं पर कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं लोग, जो आपने कभी उसके बारे में सुना नहीं, आपको लेकिन पता चलता है, आप वहां जाते हैं और आपने उस लैंग्वेज को, जो उन्होंने कहा उसके बारे में आपने लिखा, आपने इंट्रोड्यूस किया। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। ये तो समझ में आया। सौरभ, मेरे पास एक और सवाल था लिंग्विस्टिक्स का, पूछूं क्या? बोलिए बोलिए। तो जैसे एक, क्योंकि आपने शब्द का प्रयोग किया ब्रज और ये जो पालकी वालों की भाषा है हिंदी वगैरह, तो एक डिफरेंस जो मुझे हमेशा होता है, लोग यूज करते हैं एक डायलेक्ट और एक भाषा, और ये भी थोड़ा पॉलिटिकल शब्द है ना। जैसे चाइना में बोलते हैं कि 105 डायलेक्ट्स है, पर उनमें से कई ऐसी भाषा है जो म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल भी हैं। तो एक्चुअली वो अलग भाषा है, पर वो कहते हैं कि ये डायलेक्ट्स हैं, अलग भाषा नहीं है। तो इसका भी लिंग्विस्टिक में कोई ठोस डेफिनेशन है क्या भाषा होती है और क्या डायलेक्ट होता है? देखिए, आपका सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और मैं मानता हूं कि इस पर बहुत विवाद होता है और होता रहेगा आने वाले समय में। देखिए, भाषा और डायलेक्ट में, यानी भाषा और बोली में अंतर यही है कि
हम लोग जब लिंग्विस्टिक्स पढ़ते थे मास्टर्स में, तो मैंने एक सेंटेंस सुना था अपने एक टीचर के मुंह से कि अ लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट विद अ गन इन हैंड। जबरदस्त। बहुत जबरदस्त। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इस पूरे इसको समराइज करता है कि लैंग्वेज क्या है और डायलेक्ट क्या है। लैंग्वेज जिसके पास पॉलिटिकल पावर है वो लैंग्वेज है, वो डायलेक्ट जिसको पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी वो लैंग्वेज बन जाएगी, और वो लैंग्वेज जिसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है वो डायलेक्ट बन जाएगी। आपके आपके गुरु जी के चरण छूने पड़ेंगे। हाँ, तो ये जो मतलब आप देखें तो लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज, चाहे कोई भी लैंग्वेज, आप देखिए फ्रांस में प्रोविंशियल एक वहाँ की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो प्रोविंशियल है। उसको प्रोविंशियल बोलते हैं। वो प्रोविंशियल क्यों है? क्योंकि वो प्रोविंशियल थी, वो एक प्रोविंस में बोली जाती थी, और उसने अन्य जो उसकी जो डायलेक्ट थी उनको उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लिया। और आज की डेट में आप देखें तो वही है, वो स्टैंडर्ड फ्रेंच है। हिंदी में भी यही हुआ कि हिंदी में आप देखें तो हिंदी में खड़ी बोली आप इसको बोलते हैं, वो खड़ी हो गई, आप कह सकते हैं कि, और उसने अपना प्रभुत्व जमा लिया। और दूसरी जो वैरायटीज थी जो हिंदी ही के अंतर्गत आती थी, उन सबको पीछे छोड़ दिया। और आज वो जो भाषा थी, जैसे ब्रज भाषा, एक भाषा है जिसका नाम ही, एक ऐसी भाषा है जिसके नाम में ही भाषा लगा हुआ है, उसको कहते हैं कि वो उसकी बोली है। मतलब इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। तो हम इसी पे आने ही वाले थे, जब हिंदी पे, तो ये हिंदी जो है, जो हम जिस तरह से बोलते हैं, मतलब एक पॉपुलर कंसेप्शन तो ऐसे लगता है, जो एक सिंपलिस्टिक एकदम बचपन में हम सुनते थे, वो बड़े होके खैर हमारे टीचर्स ने हमारी गलतफहमी दूर कर दी। तो बचपन से तो ऐसे सुनाते थे जैसे भाई संस्कृत थी और संस्कृत की उत्तराधिकारी हिंदी आ गई। लेकिन म्यूजियम वगैरह में जाते हैं तो बहुत लंबा सफर दिखता है लैंग्वेजेस का, जब देखते हैं, और संस्कृत और हिंदी के बीच में इतना बड़ा गैप है कि पूछिए मत। और आजकल जो नया हम सुनते हैं कि संस्कृत कभी बहुत आम बोलचाल की भाषा तो कभी थी ही नहीं, काफी स्पेशलिस्ट लैंग्वेज थी। तो आम बोलचाल की भाषा तो पाली, प्राकृत, और दूर तक कहीं हिंदी शुरू हुई। तो ये हिंदी कब आई और कैसे आई? देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हिंदी जो है वो एक हम दो तरह से हिंदी को देख सकते हैं। पहले तो हम हिंदी को देखें जो एक मॉडर्न स्टैंडर्ड हिंदी है, जिसे हम मानक हिंदी बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं आज, वो मानक हिंदी कहलाती है। अच्छा। और दूसरी हिंदी वो है जो इससे पहले की हिंदी है, ठीक है। मानक हिंदी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना नहीं है, वो आप कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी से निकला है। अच्छा। हाँ, और उसमें आप देख लें तो फोर्ट विलियम कॉलेज इसमें बहुत ही इसने फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में बना था, और वहाँ पे जॉन गिलक्राइस्ट थे, और गिलक्राइस्ट ने वहाँ पे ये डिवीजन पैदा किया कि हिंदी अलग है, उर्दू अलग है, और उन्होंने किताबें लिखवाई, और इस तरह से हिंदी का अपना एक जो मॉडर्न स्टैंडर्ड हिंदी है उसका इतिहास वहाँ से आप कह सकते हैं सीधा साधा वहाँ से निकलता है। अच्छा। लेकिन अगर आप इसके पीछे जाएं तो हम बार बार ये लोग आपके और आपका सवाल भी था कि खड़ी बोली से क्या इसका रिश्ता क्या है, खड़ी बोली से हिंदी का। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी एक अवधारणा है हमारे समाज में, हिंदी समाज में, जो भी हिंदी के बारे में पढ़ते हैं वो ये सोचते हैं कि खड़ी बोली जैसी कोई एक बोली थी। दरअसल खड़ी बोली नाम की कोई बोली नहीं थी, ये मैं आपको बता रहा हूं कि खड़ी बोली नाम से एक डायलेक्टल कंपोजिट था, एक डायलेक्टल कंपोजिट था, यानी कि जिसमें मतलब एक मिक्सचर था डायलेक्ट्स का। अच्छा। डायलेक्ट्स का मिक्सचर था, जिसमें कि हरियाणवी थी, जिसमें कि पंजाबी थी, जिसमें कि मेवाती थी, जिसमें कि कौरवी थी जो कि मेरठ और दिल्ली के नॉर्थ में बोली जाती है, और जिसमें कि ब्रज थी। अच्छा। हमारी टीचर तो अभिषेक एक बार ऐसे भी बोलती थी हिंदी की कि भाई हिंदी 16 भाषाओं का मिश्रण है, ऐसा भी हमने सुना है। 16 भाषाओं का तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ, हिंदी अगर दिल्ली में अगर आप देखें तो 13वीं शताब्दी के बाद से जब दिल्ली सल्तनत वहां बना तो गुलाम वंश का वहां शासन स्थापित हुआ। 1206 में पहला बार वहां पे वो कैपिटल बनी थी दिल्ली। तो जब दिल्ली कैपिटल बनी तो वहां पे बहुत सारे लोग रहने के लिए आए, अलग अलग राज्यों से अलग अलग आसपास के इलाकों से रहने के लिए आए,
और साथ में जो अरबी फारसी बोलने वाले लोग भी आए, और इस तरह से वहाँ भाषा का एक नया मिश्रण बनना शुरू हुआ 13वीं अच्छा। शताब्दी में ही। और वो जो भाषा बन रही थी वही आगे चलाकर खड़ी बोली कहलाई। आप देखें खड़ी बोली में, देखिए आप तो ये वो वाली भाषा है जिसके हाथ में गन आ हाँ, गई, ऑब्वियसली क्योंकि ये पॉलिटिकल पावर के सेंटर के पास भाषा इवॉल्व हो रही थी। एग्जैक्टली वहीं पर ये इवॉल्व हो रही है और वहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। और आप गौर करें तो इसकी जो असली बढ़त है, इसकी असली बढ़त है, वो नॉर्थ में नहीं हुई है, वो साउथ में हुई है, दक्षिण भारत में हुई है। हाँ, आप देखें तो उर्दू जिसको हम कहते हैं, वो तो 18वीं शताब्दी तक उर्दू बोली नहीं आती थी। उर्दू को पहले हिंदी बोलते थे। उर्दू शब्द का जो इस्तेमाल है वो 18th सेंचुरी के बाद हुआ है। ठीक। और 18th सेंचुरी के पहले जो लैंग्वेज बोली है, जिसको अमीर खुसरो तक ने लिखा है कि मेरी जबान जो है वो उर्दू है, वो लिखते हैं कि वो हिंदी है, वो उसको हिंदी लिख रहे हैं, या हिंदी या हिंदुई लिख रहे हैं, हिंदवी लिखते हैं। तो पहले तो ये कि जो उर्दू का जो विकास हुआ है वो जब दक्षिण भारत में जब गोलकुंडा और गुलबर्गा और हैदराबाद में जब ये वहां राजधानी स्थापित हो गई, तब वहां पे इसको बहुत बढ़ने का मौका मिला है, जिसको दक्षिणी बोलते हैं बेसिकली। दक्षिणी आप जिसको बोलते हैं ना, वो दक्षिणी ने ही उर्दू को बढ़ाया और उसने ही हिंदी को भी बढ़ाया। अच्छा। क्योंकि उत्तर भारत में फिर भी फारसी का बहुत बड़ा जोर था। अच्छा। तो देखिए कोर्ट में, आपके जो रॉयल कोर्ट में, जो दरबार में आपको जो लैंग्वेज आनी चाहिए वो थी फारसी। तो फारसी में लिखने वालों को ज्यादा मिलता था प्रोत्साहन, ज्यादा एनकरेजमेंट मिलता था, और जो हिंदी या उर्दू में लिखेंगे उनको कम मिलता था। लेकिन दक्षिण भारत में लिटरेरी उर्दू का डेवलपमेंट बहुत ही जबरदस्त हुआ, और इस वजह से वो जब लैंग्वेज वापस आई अपने बर्थ प्लेस में यानी नॉर्थ में, तब इसकी उन्नति और हुई। वाह, क्या बात कही आपने। मतलब हिंदी भी साउथ इंडियन भाषा है, आप कह सकते हैं दक्षिण भारत का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के डेवलपमेंट में। अच्छा, आज वो भी एक है कि दक्षिणी आज उसकी बोली हो गई। एक और चीज देखें कि हिंदी में जो ग्रामर है ना, वो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का है, यानी वेस्टर्न हिंदी, जिसमें कि आप जिससे पंजाबी को जोड़ सकते हैं, पंजाबी से मिलती जुलती जो लैंग्वेजेस है, जैसे हरियाणवी और पंजाबी दोनों बहुत मिलती जुलती भाषाएं हैं। अच्छा। हरियाणवी जो हरियाणा में बोली जाती है, उसमें जो ने का इस्तेमाल होता है कि मैंने खाया, तूने खाया, है ना। हाँ, मैंने किया। लेकिन आप उसकी जो फोनोलॉजी है, उसकी जो फोनेटिक्स है, वो ईस्टर्न वाली है, यानी वो ब्रज भाषा। जिसे आप गौर करें, हरियाणवी में बोलते हैं रोटी या फिर गड्डी बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं गड्डी। और वो जब वो दिल्ली में आती है वही भाषा, जब उसका चेंज होता है तो फोनोलॉजी चेंज हो जाती है। आप उसको बोलते हैं रोटी, आप बोलते हैं उसको गाड़ी। हाँ। उसी तरह से हरियाणवी में होता है खाना, जिसमें ड़ा लगा के बोलते हैं खाना। और जब दिल्ली में आता है तो वो हो जाता है खाना। तो ये जो रामविलास शर्मा एक बहुत बड़े स्कॉलर थे हिंदी के, आगरा के स्कॉलर थे, मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे। तो रामविलास शर्मा ने लिखा है अपनी किताब में कि हिंदी जो और उर्दू का जो व्याकरण है वो वेस्टर्न कोर है इसका, लेकिन इसकी जो फोनोलॉजी है उसको इसमें ईस्टर्न कोर है। यानी जो फोनोलॉजी है उसमें डबलिंग नहीं है, यानी ये आप डबल नहीं करते हैं कॉन्सेप्ट को, डबल डी नहीं बोलते हैं। ठीक। और आप ण नहीं बोलते हैं ज्यादा, जिसमें ण जो है हमारे हिंदी में अभी सिर्फ संस्कृत वाले शब्दों में। हाँ। कहीं पे भी आप खाना पीना नहीं है। बिल्कुल। हाँ। जैसे रामायण में है, लेकिन वो संस्कृत से आ रहा है, हमारा अपना नहीं है। वो भी एक लोन वर्ड ही आप कह सकते हैं, एक लोन वर्ड है। तो यही कारण है, कहते हैं रामविलास शर्मा, कि रीजन ये है कि हिंदी इतने बड़े क्षेत्र में इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया और बोलने लगे। इसका कारण ये था कि दोनों को मिला के बनी। अच्छा, ईस्टर्न और वेस्टर्न का जो डिवाइड है ना वो बड़ा है। आप देखें तो वेस्टर्न लैंग्वेज में हरियाणवी जो है एक अलग ही तरह की, हरियाणवी या पंजाबी या हिमाचली में जो हिमाचल में बोली जाती है भाषाएं, पहाड़ी भाषाएं, उनका एक अलग ही सिस्टम है लैंग्वेज में, ग्रामर उनका अलग ही है। और आप उससे नीचे आए, अगर आप अवधी में आ जाएं, अगर आप ब्रज भाषा में आ जाएं, तो उसका सिस्टम अलग ही है। लेकिन फिर भी लोगों ने उसको छोड़ के अपनाया और बोलना शुरू किया। मतलब एक एज ए लिंग्वा फ्रैंका के रूप में एक्सेप्टेंस मिली हिंदी को,
इसका रीजन ये था कि खड़ी बोली जो बन रही थी वहां पे, उसने बहुत ही क्लेवरली एक ऐसा मिक्सचर बनाया था जिसमें दोनों के गुण शामिल थे। और ये मिक्सचर अपने आप से बन गया, कोई बना नहीं रहा था, ये भी एक खूबी है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में बैठे और एक दिन उन्होंने हिंदी का इन्वेंशन कर दिया, ये सरासर देखिए हिंदी में एक ऑर्गेनिक हिस्ट्री है। उस ऑर्गेनिक हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत तक जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये आपने बहुत अच्छी चीज, क्योंकि आपने वो शुरू ही उससे किया, तो अभी ये दिमाग में थोड़ा एक क्लियर हुआ कि पहले लगता था कि ये 12वीं सदी में ही शुरू हुई हिंदी, ऐसा अक्सर पढ़ा, पर इसको कभी जोड़ा नहीं था कि बेसिकली जब से दिल्ली एक बड़ी पॉलिटिकल पावर बनी तब से हिंदी इवॉल्व होनी शुरू हुई। ये एक साथ चीज हुई, ये एक चीज समझ में आई आपकी बात से। सही बात है, सही बात है। दूसरी चीज, जैसे आपने संस्कृत से लोन वर्ड की बात करी, तो ये जो एक पॉपुलर परसेप्शन है कि हिंदी एक मॉडर्न संस्कृत है, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये दोनों भाषाओं में क्या समानताएं हैं और ये दोनों भाषाओं का आपस में क्या रिलेशनशिप है? देखिए, हिंदी का जो आंदोलन था, जब 19वीं शताब्दी के अंत तक दो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो बहुत ही आगे बढ़कर आए इसके लिए। एक तो था हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद, और दूसरा था हिंदी नागरी प्रचारणी सभा। अच्छा। ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन थे, ये इनका जो लोकस स्टैंडी था वो ये था कि ये लोग बहुत ही संस्कृताइज हिंदी को प्रमोट कर रहे थे, और फाइनली इनके एफर्ट्स को मिला एक बहुत बड़ा बूस्ट जब 1947 में भारत और पाकिस्तान में डिवीजन हो गया। तो संस्कृताइज्ड हिंदी का जो आप गौर करें कि मैं आपको बताता हूं कि 1950s में डॉक्टर रघुवीर नाम से एक सज्जन हुए, एक स्कॉलर थे। उन्होंने उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि नेहरू की गवर्नमेंट ने ये एक काम दिया कि आप हिंदी का एक लेक्सिकॉन बनाइए। उन्होंने 6 लाख शब्दों का एक लेक्सिकॉन तैयार किया डॉक्टर रघुवीर ने। और ये जो लेक्सिकॉन था, यानी ये जो शब्दावली थी, इस शब्दावली में उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए जो शब्द मतलब आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। अच्छा। ये वो एक शब्द टाइप वज्र चूर्ण, क्या समझते हैं आप इससे? वज्र तुरण? हाँ, वज्र चूर्ण यानी चूरन। वज्र चूर्ण, पता नहीं, हाथी दांत, पता नहीं क्या। नहीं, ये सीमेंट का ट्रांसलेशन है। तेरी। उसी तरह से रथ्या, पता नहीं ये शब्द। रथ्या का मतलब है सड़क। अरे ओ, रास्ता का रथ्या क्या? रथ चलता हो, रथ्या बना दिया उन्होंने शायद। अच्छा। तो इस और या से बहित्र। अच्छा, बहित्र का मतलब है बल्ब। ओ तेरी। उसी तरह से मसीपत का मतलब है पेन, जिसे फाउंटेन पेन को बोलते हैं, मसीपत। अच्छा। कुलिया का मतलब है नहर। तो ये उनको किसी ने टोका नहीं कि ये कर क्या रहे हो भाई? नहीं, तो देखिए, ये जो आप जो कह रहे हैं ना कि संस्कृत से जो नव संस्कृत वाले लोग जो परिपाटी है, वो यही परिपाटी है, जिसमें कि संस्कृत से उसको हिंदी में संस्कृत के शब्दों की बाढ़ आ गई 47 के बाद, और इस बाढ़ ने हिंदी को एक कृत्रिम रूप दे दिया। हाँ, एक आर्टिफिशियलिटी दे दी। तो एज तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाषा के रूप में संस्कृत और हिंदी में कोई समानता नहीं है, सिर्फ हमने वोकैबुलरी बहुत सारी ले रखी है संस्कृत की। नहीं, संस्कृत और हिंदी में समानता है, इसमें कोई ये दो राय नहीं है। संस्कृत जो भाषा है वो क्लासिकल संस्कृत, जिसकी देखिए आमतौर पे संस्कृत को जो हम लोग समझते हैं, वो संस्कृत जिसकी बात करते हैं वो है क्लासिकल संस्कृत, यानी शास्त्रीय संस्कृत, जिसको कि 6th सेंचुरी बीसी में, यानी में पाणिनि ने इसको कोडिफाई किया था। ठीक है। अब क्लासिकल संस्कृत के बाद जो दूसरी भाषाएं आई हैं वो पाली प्राकृत हैं। ठीक है, जिसको कि मिडिल इंडो आर्यन कहा जाता है। ठीक है।
अब मिडिल इंडो आर्यन से ही निकली है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही निकली है बोलियां हिंदी की, और जितनी भी हिंदी भी उसी से निकली है, खड़ी बोली उसी से निकली है, ब्रज भी उसी से निकली है, अपभ्रंश। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। ठीक। आप कह सकते हैं कि वो उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर है। संस्कृत और संस्कृत से जुड़ी हुई जो भाषाएं थी, जिसको कि ओल्ड इंडो आर्यन कहा जाता है, वो हमसे रिलेटेड हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो उसी से निकली है सीधी। देखिए, एक फैमिली है, एक लैंग्वेज फैमिली है। इस लैंग्वेज फैमिली में हम उसके यंगेस्ट मेंबर्स में से हैं, जिसको कि न्यू इंडो आर्यन कहा जाता है। अभी आज की डेट में हिंदुस्तान में जितनी भी इंडो आर्यन लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे बंगाली हो, हिंदी हो, या पंजाबी हो, मराठी हो, उड़िया हो, और असमिया हो, ये सभी जो भाषाएं हैं, ये सभी भाषाएं न्यू इंडो आर्यन कहा जाता है, इनको कहते हैं। इन न्यू इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की जो एंसेस्टर है वो है मिडिल इंडो आर्यन, और इनसे पहले जो है वो ओल्ड इंडो आर्यन। ओल्ड इंडो आर्यन में जिसको हम सबसे ज्यादा, जिसमें लिटरेचर है, वो है क्लासिकल संस्कृत। इससे पहले भी जो लैंग्वेज थी, जो संस्कृत के नाम से थी, जिसका नाम था वैदिक संस्कृत। इसका एक और नाम है वैदिक, और वैदिक का ही एक और काउंटर पार्ट था लौकिक, जिसको कि आप कह सकते हैं पीपल संस्कृत। तो आप ये कह सकते हैं कि क्लासिकल संस्कृत को बोला नहीं जाता था, लिखा जाता था, लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि आप कहें कि संस्कृत को किसी ने बोला ही नहीं। संस्कृत बोली आती है, लेकिन उसका दूसरा फॉर्म था, जो संस्कृत जिसको हम संस्कृत आज पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, जिसके नाम पे लोग बहुत सारे ट्वीट करते हैं संस्कृत के नाम पे, वो संस्कृत नहीं थी जिसको बोल रहे थे, वो तो क्लासिकल कोडिफाइड संस्कृत थी। उसमें भी बहुत सारे, मतलब उसमें भी बहुत सारे डायलेक्ट्स थे, उसमें भी बहुत सारे वेराइटीज थी। वाह, हाँ, ये फर्क समझ में आया अब। तो फिर संस्कृत से आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो उर्दू और हिंदी के बारे में कहा जाता है, अभिषेक, क्या इन दोनों को अलग अलग भाषा मानना चाहिए आज के डेट में, या आपको लगता है हिंदुस्तानी, उर्दू, हिंदी एक है? देखिए, अभी अगर आप आज तक किसी भी लिंग्विस्ट ने, भाषा विज्ञानी ने ये नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, मैं तो जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं हिंदी और उर्दू के विषय में, लिंग्विस्टिकली आप सोचें तो हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है। आप ये कह लें कि देखिए, अगर आप कलम कहते हैं तो वो उर्दू हो गया, और आप पेन कहते हैं तो वो हिंदी हो गया, या फिर अगर आप कहते हैं कि जरूर और आप कहते हैं अवश्य तो वो उर्दू हो गया। तो ये मेरे ख्याल से ये गैर मतलब है भाषा। भाषा में देखिए, जो बड़ा विभाजन तभी होता है जब भाषा अलग होती है, अगर उसकी सिंटैक्स और उसकी फोनोलॉजी अलग हो। अच्छा। देखिए, हिंदी और उर्दू का जो ग्रामर है वो तो एक है, हाँ। फोनोलॉजी है वो भी ऑलमोस्ट एक है, आप कह सकते हैं 90% एक है। हाँ, हिंदी में कुछ ऐसे साउंड है जो कि उर्दू में ज्यादा है, जैसे कि फ, ज और ख, ये सब जो शब्द हैं, जैसे हम बोलते हैं ना फारसी में फ वाला, तो ये सब जो है वो हिंदी में लोग उसको नहीं उच्चारते हैं, कई लोग उच्चार नहीं कर पाते हैं उसका। और लेकिन कई लोग हैं जो हिंदी उर्दू दोनों में समान रूप से दक्षता रखते हैं, वो बोल लेते हैं। और खास के अब तो इंग्लिश के आने के बाद अब तो ये फ और ज ज्यादा हो गए, हिंदी में भी आ गए। क्योंकि पहले उर्दू में जब था तो बहुत सारे लोग इसको नहीं बोल पाते थे, लेकिन जब से ये इंग्लिश के माध्यम से वापस आया है ये साउंड, ये दोनों जो साउंड्स हैं, ये दोनों जो कॉन्सोनेंट है, फ और ज, ये दोनों आप इंग्लिश में सीखने के कारण आप लोग बोलने लगे हैं। अब तो लोग बोलते हैं रोजेस, तो रोजेस बोलने के कारण हिंदी में भी जो ज था बाजार वाला, वो ज बोलने लगे। लेकिन ये साउंड आप कह सकते हैं, ये कुछ ही चीजें हैं जिसमें कि अंतर है हिंदी और उर्दू में। मेन फर्क जैसा आपने शुरू में बोला, ये क्योंकि एक पॉलिटिकल फर्क ज्यादा है, भाषा विज्ञान के तरफ से फर्क कम है। नहीं कह रहे, ये एकदम ही सही बात है। भाषा के रूप में दोनों भाषाएं एक है। देखिए, लोगों को क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये एक परसेप्शन है। आपको उर्दू क्यों लिखती है, अगर वही उर्दू आपको देवनागरी में लिखी दिखे तो आप उसको उर्दू नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, लेकिन हाँ, ये तो है। ये आप मतलब ये देखिए, एक स्क्रिप्ट का मामला है, एक विजुअल परसेप्शन है। होता है ना कि दूर से देखा आपने तो आपको कुछ और दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि एक पानी का एक वहां पे एक सोता है, एक मतलब एक कहते हैं ना मृग तृष्णा,
एक शब्द है हिंदी में, ये एक मिराज है। आपको लगता है कि ये दूसरी भाषा है, जिस दिन आप उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे आपको लगेगा ये तो हिंदी है। और ऐसा लोग बोलते भी हैं, जो लोग काफी बार हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान जाते हैं तो बोलते हैं आप अपनी भाषा बोल के दिखाइए, तो लोग बोलते हैं हम अपनी भाषा ही तो बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, मेरे साथ ये वाकया हुआ था। मैं खुद अपनी एक वाकया बताता हूँ कि दिल्ली में जब मैं पीएचडी कर रहा था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में, तो और आगरा में नौकरी कर रहा था, तो मुझे हर 2 हफ्ते में एक बार दिल्ली जाना पड़ता था। तो स्टेशन में मतलब ट्रेन से आता जाता था। ताज एक्सप्रेस ट्रेन चलती है एक दिल्ली से आगरा के बीच। तो ट्रेन में एक बार एक सज्जन थे जो मुझे मिले, जो दिल्ली से आगरा जा रहे थे ताजमहल देखने के लिए। तो और वो पाकिस्तान से थे। तो हम लोगों ने बात करनी शुरू की। तो बात कर रहे थे और बात करते करते 2-2.5 घंटे का सफर है, बात करते रहे। तो अंत में उन्होंने मुझे कहा, उन जो साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अभिषेक तुम तो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हो, मुझे कह रहे। तो मैंने उनको बोला कि सर आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो उनको लगा कि क्या बोल रहा हूँ। बोले हाँ आप सही, आप अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो ये है, तो भाषा का तो फर्क यही है कि हम बस उसको रिलीजन से जोड़ के देखते हैं, उसको धर्म से जोड़ के देखते हैं। और अच्छा ये भी आप गौर करें कि जहां भी भारत के बाहर हिंदी सिखाई जाती है, उर्दू सिखाई जाती है, वहां पे ये डिस्टिंक्शन मेंटेन बहुत जगह नहीं किया जाता। अच्छा, आप गौर करें, यहाँ पे भी हम, जैसे मैं यहाँ हिंदी सिखाता हूँ और यहाँ पर भी मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि देखिए हिंदी और उर्दू जो है ना, ये 2 बदन है और एक जान है। ये 2 मैं इसके लिए एक सेंटेंस बोलता हूँ उनको कि हिंदी एंड उर्दू आर लाइक 2 बॉडीज विथ 1 सोल। तो हिंदी और उर्दू में फर्क इतना ही है कि आपको स्क्रिप्ट सीखनी है। अगर आप हिंदी की स्क्रिप्ट सीख जाए तो हिंदी बोलेंगे, अगर आप उर्दू सीख जाए तो उर्दू बोलेंगे। और ये आजकल मॉडर्न टाइम में जब लोग अंग्रेजी कीबोर्ड यूज करने लगे हैं तो ये डिफरेंस भी कम हो गया। अब तो हम हिंदी भी रोमन अक्षरों में लिखते हैं और उर्दू भी अक्षरों में लिखते हैं। अभिषेक एक थोड़ा सा माइनर ग्रामर में थोड़ा डिफरेंस कभी कभी आ जाता है ना, क्योंकि जैसे मैं थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ लिख सकता हूँ, तो मैं जब पाकिस्तान के अखबार वगैरह पढ़ता हूँ तो जैसे एक प्रयोग होता है शब्द का यौम आजादी, या जो ए शब्द का प्रयोग होता है बीच बीच में दास्ताने वतन या यौम आजादी, तो ये मतलब इंग्लिश में जो ऑफ कहते हैं हम लोग उसका प्रयोग हो गया ना, पर हिंदी में इक्विवेलेंट नहीं है। हम लोग बोलते हैं आजादी का दिन, ना कि हम लोग वो यौम आजादी ऐसे नहीं बोलते हैं ना। तो वो थोड़े शायद ग्रामर में थोड़े बहुत डिफरेंस है, क्योंकि उर्दू भी इवॉल्व हुई होगी, इन्फ्लुएंस हुआ होगा अरेबिक वगैरह का, तो ऐसा कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे शायद ग्रामर में ना। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं प्रणय। ये जो आपने यौम आजादी का जो एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल में आप देखिए तो ए जो है इसको हम ये फारसी से आया हुआ है, एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इजाफात। अच्छा। इसके लिए एक जो टर्म है वो है इजाफात, यानी इजाफा करते हैं आप। अच्छा। इजाफात करते हैं। तो जैसे कोहिनूर जो शब्द है, जैसे कोह ए नूर, यानी कि कोहिनूर, यानी कि जो कोहिनूर में भी जो हम तो हिंदी में लिख देते हैं कोहिनूर, लेकिन एक्चुअली उसका पूरा फुल फॉर्म है वो है कोह ए नूर, मुगल ए आजम। तो उसमें भी लगा हुआ है ये जो ए है ना, ये भी एक बोरोविंग है उर्दू में फारसी से, जिसको ये एक मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है। यानी ये बेसिकली ये हम जो कह सकते हैं इसको कि जो फंक्शन हिंदी में या उर्दू में का की के कर रहा था, उसकी जगह में ये आ गया है उर्दू में। और एक और चीज आपने गौर की होगी जो शायद बहुत लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि हिंदी में जो फेमिनिन प्लूरल है, यानी कि जो अगर बहुत सारी महिलाएं या औरतें कोई काम करती हैं तो उसका जो सेंटेंस बनेगा वो अलग बनेगा और उर्दू में बनेगा तो अलग बनेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे उर्दू में बोलते हैं, उर्दू में अगर कोई मान लीजिए 4 लड़कियां हैं और वे जा रही हैं स्कूल, तो वो कहेंगी हम स्कूल जाते हैं। लड़कियां कहेंगी हम स्कूल जाते हैं, या हम स्कूल जा रहे हैं, रहे हैं। इसी आप देखिए इसमें जा रहे हैं वो उर्दू में कहेंगे,
अगर आप हिंदी में उसको कहें तो हिंदी में होगा वो हम स्कूल जा रही हैं, हाँ। हम स्कूल जाती हैं। यानी आप देखिए इसको अगर अगर इसका मैं समराइज करूं तो ये कहना होगा कि हिंदी में फेमिनिन प्लूरल भी है, फेमिनिन प्लूरल का जो वर्ब एंडिंग्स है वो भी है, और उर्दू में फेमिनिन प्लूरल की जगह मैस्कुलिन प्लूरल ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उर्दू में आप देखें तो हम बोले हम जाते हैं, अगर आप मान लिए हम औरतें हम जाते हैं ऐसे बोलेंगे इंस्टेड ऑफ जाती है, जबकि हिंदी में इसके लिए अलग अलग है। तो ये थोड़े छोटे मोटे डिफरेंसेस होंगे, पर ब्रॉडली आप जैसा कह रहे हैं उर्दू और हिंदी में बहुत सारी। देखिए एक रिसर्च हुई थी, चेक रिपब्लिक के एक रिसर्च स्कॉलर थे, चेक एक यूरोप में एक देश है चेक रिपब्लिक, वहां के स्कॉलर थे, उन्होंने रिसर्च किया था। उन्होंने ये रिसर्च किया कि हिंदी और उर्दू के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके लेक्सिकॉन में कितना डिफरेंस है। आपको ये मतलब आश्चर्य होगा जानकर, ये रिसर्च ये पब्लिश रिसर्च है, एक पीयर रिव्यूड रिसर्च है। सिर्फ 23%, सिर्फ 23% का फासला है। अच्छा। हिंदी में जो अखबार छपते हैं उनमें और उर्दू में जो अखबार छपते हैं उनमें। वाह, तो ये तो मतलब उर्दू में जो अखबार छप रहे हैं वो कोई बहुत अलग नहीं लिख रहे हैं जो हिंदी में लिखा जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, जैसा कि आपने कहा ये सब एक राजनीतिक या फिर एक धर्म के नाम पे एक डिफरेंस एक्सेंचुएट करता है इसको, बाकी तो काफी कुछ समानताएं हैं। अब अगली बात आ जाते हैं। अभिषेक, आपने कहा जैसे गिलक्राइस्ट का एक योगदान था हिंदी और उर्दू को डिवाइड करने में, विभाजित करने में, तो इसके बाद हिंदी एक धीरे धीरे करके एक सरकारी भाषा भी बन गई भारत के तंत्र में। तो उससे हिंदी पर कुछ असर पड़ा क्या, कि जो हम लोग प्रयोग करते हैं हिंदी वो कुछ बदल गई क्या उस वजह से? देखिए हिंदी का जब सरकारीकरण हुआ और उसकी शुरुआत तो पहले हो चुकी थी, मैंने बताया आपको कि नागरिक प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इसको एक संस्कृत से इसको जोड़ा, नव संस्कृत का नाम दिया हिंदी को, और हिंदी को संस्कृत की उत्तराधिकारी बताया गया, और उसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द और लाए गए, और बहुत सारे शब्द जो फारसी या अरबी से आए हुए थे उनको निकाला गया। तो इससे एक भाषा में और एक कृत्रिमता आई। आप देखिए सरकारी तंत्र जो है ना, उसमें हिंदी को एक उसका जो नेचुरल जीनियस था ना हिंदी का, उसको खत्म करने का बहुत बड़ा काम किया है। मतलब एक कह सकते हैं एक गलत काम किया है। हिंदी का एक अपना नेचुरल जीनियस था, एक नेचुरल उसकी एक अपनी पहचान थी, उसकी अपनी एक आप कह सकते हैं उसकी अपनी एक पावर थी, शक्ति थी। उस शक्ति को इस सरकारीकरण ने बर्बाद किया। आप गौर करें कि अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म कोई सा भी उठा लें, तो बहुत सारे लोग जो हिंदी बोलते हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, जो जिसको लिखा होगा आवेदन प्रपत्र, उसको भरने में बहुत मुश्किल आएगी। बिल्कुल, क्योंकि आवेदन प्रपत्र में ऐसी भाषा होगी जो हिंदी में उन्होंने जो बोलते हैं उसमें लिखा ही नहीं है। अब मान लीजिए लिखा होगा, वहां लिखा होगा कि इस आवेदन के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं हैं, ऐसा लिखा होगा। अब जो जिसने हिंदी बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है वो तो इसको समझ जाएगा, ठीक है, तो डिक्शनरी भी देख लेगा शब्द को। लेकिन जिसने नहीं पढ़ी है, अगर वो ये लिखा होता है कि इसके लिए ये क्या क्या जरूरी है, अगर ये लिखा होता वहां पे हिंदी में ही, देवनागरी में, तो शायद ये आसान होता। कई सारे लोग, मैं मानता हूं कि हिंदी बोलने वाली जो जनता है, जो आम जनता है, वो कई सारी चीजों से वंचित रह जाती है क्योंकि इस तरह की सरकारी हिंदी वहां पर इस्तेमाल हो रही है। अब एग्जांपल लें, उज्ज्वला गैस योजना चलाते हैं ना, ये जो सरकार ये देती है गैस, इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म भरना होगा उसमें ऐसी हिंदी लिखी होगी इसको कि समझना किसी के बस की बात नहीं है। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। बीच में मैंने और प्रणय ने, जैसे कि हम जो हिंदुस्तान का प्रियम्बल ही है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हमने कोशिश किया था कि साधारण हिंदी में ट्रांसलेट करें। वो ऐसी हिंदी में लिखा है कि वो हमको भी शब्दकोश देख के समझना पड़े कि भैया कहाँ से ये शब्द है। तो जो एक चीज है जो हम चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक समझे,
वो भी ऐसी भाषा में, क्योंकि वो सरकारी हिंदी में किसी ने ट्रांसलेट किया होगा, वो जो आपने बताया सज्जन, उनका शब्दकोश देख करके तो वो शब्दकोश देख के तो कुछ समझने, मतलब ऐसी भाषा है जो फिर आप ऐसा बना दें उसको कि जो किसी को समझ में ना आने वाली भाषा बन जाए। हाँ, ये बात है। ठीक ठीक। और शायद तो ये जो, तो अब क्या एक तरीके का बाइफर्केशन हो गया, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि, लेकिन हिंदी में हिंदी तो बहुत ही जीवंत भाषा है। हाँ, लोग तो रोज बोलते हैं उसमें, और भाषा जीवंत बनती है कल्चर से, लिटरेचर से। तो एक तो सबसे मेरे ख्याल से अच्छी चीज है कि फिल्में बहुत बनती हैं हिंदी में। तो फिल्मों की वजह से हिंदी है, साहित्य की वजह से हिंदी है, और लोग उसमें कविता लिखते हैं, गाने लिखते हैं। तो ये एक जो लोगों की हिंदी है जिसमें लोग सरकारी तंत्र से अलग हैं, वो एक अलग ही दिशा में जा रही है, और सरकारी हिंदी एक अलग। तो ये ऐसा आपको लगता है क्या कि फाइनली उनका गैप इतना बड़ा हो जाएगा कि एक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार भी अपनी सरकार में भी दो तरह से हिंदियां चल रही हैं। अच्छा। गौर करें, जो नारा जो था 2019 के चुनाव में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब अल्पमत में होने वाली थी शायद 2019 में, तो एक नारा आया था, मोदी है तो मुमकिन है। आप ये जो नारा देखें, इसमें जो मुमकिन शब्द है ये तो अरबी भाषा का है। बिल्कुल। अब क्यों नहीं इसको आपने हटाया वहां पे, क्यों नहीं इसको चेंज किया, क्यों नहीं इसको मोदी है तो संभव है क्यों नहीं लिखा? इसमें देखिए बात ये है, आप ये सुने, मन की बात आप सुने, मन की बात जो बोलते हैं प्रधानमंत्री, आप उनको सुने, उसमें जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से जो भाषा हम समझते हैं वही बोल रहे हैं। बिल्कुल। उसमें इंग्लिश भी है, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें उर्दू भी है, उसमें हिंदी भी है, उसमें सब है। इसका मतलब है, देखिए, पॉलिटिकल जो रियलिटी है वो कुछ और है। आपको वो लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी जिस भाषा को लोग समझते हैं। देखिए, एक बात है कि जो सरकारी तंत्र है वो ट्रांसलेटर्स के इशारे पे चल रहा है। ट्रांसलेटर्स जैसे चल रहे हैं, ट्रांसलेटर्स जो हैं वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो एक उनकी परिपाटी है, उसको चला रहे हैं। अभी एक ट्विटर में कुछ दिनों पहले मैंने देखा, एक बड़ा मुद्दा आया था कि किस तरह से यूपीएससी में हिंदी माध्यम से पढ़ने वालों का रैंक गिर गया है। इसका कारण ये भी है कि हिंदी में जो प्रश्न पत्र बनाए जा रहे हैं वो उनकी जो भाषा है वो बहुत कठिन है। अच्छा। अभी जैसे उसमें एग्जाम्पल था कि ट्रांसमाइग्रेशन का उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। ट्रांसमाइग्रेशन इंग्लिश का एक वर्ड है, इसका ट्रांसलेशन किया था समुद्र पारणीय समथिंग। अरे बाप रे। तो इसको तो मुझे भी देखिए ये क्या है, ये शब्द मुझे समझ नहीं आया देख के, जबकि मैं हिंदी का ही अध्यापक हूँ। तो देखिए, ये जो अनुवादक हैं, ये अनुवादक भी जो है ना वो उनको वो जो अनुवाद कर रहे हैं तो वो भी एकदम मशीनी अनुवाद कर रहे हैं, मुझे लगता है। वो सिर्फ अपने मतलब अपने दिमाग को स्विच ऑफ करके दिमाग अनुवाद कर रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि ये वर्ड जो डिक्शनरी में है वही मैं लिखूंगा, अपने मेरे दिमाग में क्या है, नेचुरली मैं क्या सोच रहा हूँ वो नहीं लिखूंगा। और ये अनुवाद जो करवाए जा रहे हैं, अच्छा, इसमें भी कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं। तो सरकारी हिंदी का मतलब है अनुवाद की हुई हिंदी। देखिए, मूल जो है वो अंग्रेजी है, आप गौर कीजिएगा। अगर हिंदी में एप्लीकेशन फॉर्म बनाने के लिए किसी को कहा जाए ना तो शायद वो बेहतर बनेगा। अगर हिंदी में कोई विज्ञप्ति बने ना तो वो बेहतर बनेगी। पर होता क्या है, पहले वो अंग्रेजी में बनता है, अंग्रेजी के बाद वो अनुवाद के लिए जाता है, किसी अनुवादक के पास जाता है। जो अनुवादक उतना सक्षम नहीं है कि अनुवाद करने के लिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, ना कि किसी शब्दकोश का। 10 साल पहले गूगल ट्रांसलेट के थोड़े बेकार से ट्रांसलेशन होते थे, वो उस तरीके के ट्रांसलेशन होते थे। हाँ, उस तरह के। अब जब गूगल ट्रांसलेट की बात आ ही गई है तो हम लोग इंटरनेट दौर पर आ जाते हैं। तो इंटरनेट के आने से हिंदी में किस तरह के बदलाव देखे हैं आपने, अभिषेक? और एक आपने एक लेख भी लिखा था नियोलॉजिज्म्स के ऊपर जो हिंदी में आए हैं इंटरनेट के आने के बाद। तो क्या बदलाव आया है, आपने देखा है? देखिए, इंटरनेट के आने से मुझे लगता है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इंटरनेट के आने से एक चीज तो है कि इंटरनेट ने अभिव्यक्ति के लिए, एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम उपलब्ध करा दिया है। आप देखिए, बहुत सारे लोग जो हिंदी में लिखना चाहते थे लेकिन लिख नहीं पाते थे, छप नहीं पाते थे, उनको लिखने के लिए एक माध्यम मिल गया। आप देखिएगा कि इसको शुरुआत करें आप ब्लॉग से।
तो ब्लॉग में पहले एक एग्रीगेटर हुआ करता था, चिट्ठा जगत। अच्छा। ब्लॉग को हिंदी में चिट्ठा बोलते हैं। ठीक है। तो ब्लॉग कई सारे ब्लॉगर हुए और बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग में कविताएं, कहानी, तरह तरह की चीजें, यात्रा वृत्तांत, डायरीज लिखना शुरू किया। अब ब्लॉग उसके बाद पीछे हो गया, अब आ गया फेसबुक। आप देखें कि फेसबुक में हिंदी की जो पकड़ है वो शायद मुझे लगता है किसी और भाषा की नहीं होगी, कम से कम भारत में। ट्विटर पे अभी भी नहीं है, ट्विटर पे हिंदी अभी भी नहीं है, लेकिन फेसबुक पे हिंदी की पकड़ बहुत ज्यादा है। आप गौर कीजिएगा, ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, उनकी जो पोस्ट आ रही है फेसबुक पर वो ज्यादातर हिंदी में है। अच्छा। अच्छा, एक और चीज है कि इंटरनेट ने एक और चीज लाई कि एक तो माध्यम दिया सबको, माध्यम उपलब्ध कराया, आसान माध्यम। मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिख रहा हूँ इंटरनेट पे, छप रहा हूँ बिना किसी को कुछ पैसे दिए। पहले तो छपवाने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते थे। अखबार में आपको छपवाना हो तो कोई आपकी होनी चाहिए जुगाड़। अगर आप कोई पत्रिका में छपवाना चाहते हैं तो आप जानना चाहिए। किताब छपवानी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। बहुत मुश्किलें थी छपवाने की, लेकिन अब जो छपवाने के लिए कई जगह है फ्री में। दूसरी चीज एक और है कि कई सारे शब्द जो पहले नहीं थे हिंदी में, वे सब आए हैं। जैसे आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले रवीश जो एनडीटीवी में पत्रकार हैं, उन्होंने एक शब्द लिखा, आभासी जगत, यानी वर्चुअल वर्ल्ड। और ये ट्रांसलेशन था वर्चुअल वर्ल्ड का, और ये काफी सराहा गया। काफी सारे लोगों ने कहा कि हाँ, ये वर्ड तो बड़ा अच्छा है, शब्द तो बड़ा अच्छा है, आभासी जगत। और आज की डेट में आप देखें तो आभासी जगत जो ये वर्ड है, ये काफी ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड के लिए। या फिर आप देखें तो क्लिक करने को हिंदी में क्लिक करना होता है ना, तो क्लिक द लिंक, तो लिंक पर चटका लगाएं। वाह, बढ़िया। तो ये इंटरनेट की जो हिंदी है ना, इंटरनेट की जो टेक्निकल हिंदी है, ये भी डेवलप कर रही है, ये भी बढ़ रही है। और कई सारे नए नए जो नियोलॉजिज्म है, ये सब आ रहे हैं। तो चटका लगाना, लिंक के लिए कड़ी, और अंतरजाल, उसके बाद आभासी जगत, चिट्ठाकारी ब्लॉगिंग के लिए। हाँ, चिट्ठाकारी करते हैं। तो ये सब ये शब्द हैं, ये हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं। और हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि जो इंग्लिश जो बढ़ रही है आज की तारीख में, जो इंग्लिश का जो डोमिनेंस हो रहा है पूरे भारत में, हर जगह, ये कुछ हद तक तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ हमें इसके कुछ कैविएट्स भी हैं, इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। वो ये है कि देखिए, जो चीज सरकारी हिंदी में संस्कृताइज्ड शब्दावली ने किया, वैसी ही प्रॉब्लम्स ये इंग्लिश वाले शब्द भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अब टैक्सी में आप जाते हैं तो टैक्सी में आप बोलते हैं राइट मारो, लेफ्ट मारो, है ना? आप दुकान में जाते हैं तो दुकान वाला कहता है कि ये देखिए मैडम, ये ब्लू कलर वाला लीजिए, और ये लीजिए मैडम, ये अच्छा डिजाइन है। देखिए, हिंदी में इन सब शब्दों के लिए शब्द हैं। नीला रंग, राइट मारो यानी कि दाएं जाओ, बाएं जाओ बोल सकते हैं ना। लेकिन जो इस तरह के जो शब्द आ रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो उसकी जो ऑर्गेनिक जो वोकैबुलरी है, उसकी जगह पे ये अपनी जगह ले लेंगी। और हिंदी के लिए मुझे लगता है कि उसकी अपनी जो नेचुरल जो एक्सप्रेसिव पावर है वो कम हो जाएगी। तो जैसे ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो संस्कृताइज्ड वोकैबुलरी का जो फ्लड है, उसने हिंदी को बर्बाद किया कुछ हद तक, वैसे ही अगर ये जो इंग्लिश वोकैबुलरी का जो फ्लड है, अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब हिंदी के लिए अच्छा नहीं। आपने काफी अच्छी बात करी। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, आपस में मैं और प्रणय अक्सर डिस्कस करते हैं, खासकर हम बैंगलोर में रहते हैं। हमारा एक ये खुद का जो अनुभव है वो है कि जब भी हम आम बोलचाल करते हैं तो हिंदी में कर लेते हैं, पर कोई भी थोड़ा अगर एनालिटिकल कन्वर्सेशन होना है किसी भी
चाहे सोशियोलॉजिकल हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे कुछ भी, तो अंग्रेजी के वर्ड बढ़ जाते हैं क्योंकि हिंदी में आदत ही नहीं है इस तरीके की डिस्कशन करने बात की। करने का सही बात है। तो जो वो आपको एक प्रिसिशन चाहिए कभी कभी लैंग्वेज में अपने थॉट्स कन्वे करने के लिए, वो मेरे को हिंदी में होगा, लेकिन हम उससे अवगत नहीं। नहीं, बात सही है आपकी। हिंदी में देखिए, बात ये हुई कि हिंदी जो है ना, वो आज की तारीख में एक सुप्रा लैंग्वेज के रूप में विकसित हुई है। सुप्रा लैंग्वेज, ये वर्ड आपने शायद सुना होगा। सुप्रा लैंग्वेज यानी एक लिंग्वा फ्रैंका के रूप में विकसित हुई है। और लिंग्वा फ्रैंका के रूप में विकसित तो हुई है, लेकिन इसमें जो स्पेशल जो वोकैबुलरी है उस पर उतना काम नहीं हुआ है, लोगों ने उतना उस पर काम नहीं किया है। तो कई लोग बोलते हैं कि हिंदी को बढ़ाने का काम जो है ना, वो उसको दूसरे क्षेत्रों में ले जाने के लिए नहीं, इससे नहीं होगा। मतलब एक थॉट है मेरी ये कि हिंदी को आप बढ़ा, मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना हिंदी को बढ़ाना है, हिंदी को बढ़ाना है। अगर आप हिंदी को बढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी को बढ़ाने के लिए आप हिंदी के बाहर मत जाइए, हिंदी के क्षेत्र के बाहर मत जाइए, हिंदी को हिंदी के क्षेत्र में बढ़ाइए। बिल्कुल। मतलब आप दक्षिण भारत में हिंदी बोलेंगे तो अच्छी हो जाएगी, हिंदी का बड़ा नाम हो जाएगा। आपके अपने यहाँ आपकी जो आप कह रहे हैं ना, जो एक्सप्रेसिव पावर है वो आप बढ़ाएंगे जब उसमें, आप जब उसको प्रमोट करेंगे, आप जब उसको बोलने के लिए लोगों को बुलाएंगे, लोगों को उसमें मौका देंगे, उसमें ऐसी ऐसी शब्दावली, ऐसी वोकैबुलरी आप डेवलप करेंगे जो लोगों को पसंद आए, जो लोग उसको इस्तेमाल करें, जिसमें सब कुछ सबकी राय लेके बनाया गया हो। जिसमें होता है ना, राय मशवरा करने के बाद कोई चीज बनाई जाए, अच्छी बने। अब देखिए, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ये जो मध्य प्रदेश में एक संस्था है, उसका नाम है एकलव्य। अच्छा। एकलव्य ने हिंदी में बच्चों के लिए कई सारी किताबें निकाली है। सफदर हाशमी ट्रस्ट एक हुआ करता था, उसका ही एक पार्ट है ये। अच्छा। एकलव्य एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिएगा, एकलव्य नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हिंदी में बहुत सारी किताबें निकाली बच्चों के लिए। एक बाल विज्ञान मैगजीन आती है, मैं पढ़ता हूँ। आती है। इनकी जो भाषा है वो इतनी अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी तरह से इसको बनाया गया है, उसको उसका इस्तेमाल किया गया है कि आप उस भाषा में कोई भी आदमी समझ सकता है। वो बच्चों के लिए ध्यान में रखे किया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह की सोच में आप मटेरियल या आप उसका जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो हो। और उसमें बहुत अच्छे ट्रांसलेशन भी करके वो लोग, जैसे कहानियां यूरोप वगैरह की अलग अलग भाषाओं से बहुत अच्छे ट्रांसलेशंस आते हैं हिंदी में। और उसको अच्छा पैटर्नेज है प्रणय, उसमें गुलजार के कई बार कविताएं या आस्क मी एनीथिंग टाइप के फीचर्स रहते हैं, तो उसको काफी अच्छा अच्छे लोगों के का पैटर्नेज भी है उस मैगजीन को। एकलव्य ने सिर्फ इतना ही नहीं, एकलव्य ने मालवी में और छत्तीसगढ़ी में भी कुछ कॉमिक्स बनाए। तो ये भी एक अच्छा है। मतलब देखिए, कोई अगर मालवी बोलने वाला बच्चा है, अपने घर में मालवी बोलता है, मालवी एक लोक भाषा है, हिंदी की ही लोक भाषा है, और मालवी बोलता है, तो वो मालवी में कुछ पढ़ पाए कॉमिक्स, तो कितना अच्छा है। बिल्कुल। अभिषेक, ये भी बात थी, जैसे आपने बताया कि हिंदी भाषीय लोगों को ही काफी कुछ करना है हिंदी के लिए, तो मैं ये देख रहा था, जैसे मैं मैंड्रिन का स्टूडेंट हूँ, तो मैंड्रिन में भी जैसे हर शब्द के लिए एक चाइनीज इक्विवेलेंट है, जो कि मतलब आप केमिस्ट्री ले लीजिए या इंटरनेट लैंग्वेज ले लीजिए, और काफी ऑर्गेनिक टाइप के शब्द है, ऐसा नहीं है कि सीधा ट्रांसलेट हुआ है। तो उस टाइप की चीज शायद हिंदी में हम लोग मिस कर रहे हैं, है ना, कि हम लोग इतने जो नए टेक्नोलॉजी के लिए जो शब्द होने चाहिए, जो हम लोग समझ पाए और उसका प्रयोग कर पाए, वो हम लोग मिस करते जा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग फिर इंग्लिश में ही चले जाते हैं क्योंकि वो हमें आसान लगती है। सही बात है। आप देखिए, मराठी में बहुत अच्छा काम हुआ है इस मामले में। मराठी से हिंदी को सीखने की जरूरत है। आप गौर करें तो देखिए कि मराठी में जो अनुवाद होते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अभी बात चल रही थी ट्विटर पे कि फॉलोवर के लिए क्या शब्द हो सकता है। अच्छा। फॉलोवर, ट्विटर फॉलोवर क्या हो सकता है। तो मराठी में एक शब्द पहले से चल रहा था, वो था अनुसारक। अच्छा। और मुझे लगता है कि अनुसारक अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। इसमें
उसका अनुसरण करना है, आप उसको फॉलो करते हैं और इसमें कोई किसी की कोई मतलब किसी की डोमिनेंस या किसी की अधीनता नहीं है। तो बढ़िया। मेरे कहने का मतलब ये था, देखिए कि हिंदी को या हिंदी को अगर अपनी शब्दावली में कुछ बढ़ाव करना है तो अच्छा अनुवाद जो है जरूरी नहीं है कि उसको डिक्शनरी में ही मिले, उससे अपने आसपास की जो ऑर्गेनिक लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो मालवी हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे वो बंगाली हो और चाहे वो मराठी हो, वहां से ले सकते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है और ऐसा होना चाहिए। अभी क्या हो गया है, अभी हम सिर्फ एक ही जगह देखते हैं, वो है इंग्लिश। आप गौर करें, हिंदी में जो उपन्यास जो वर्ड है नॉवेल के लिए, उपन्यास जो वर्ड है, ये जो शब्द है, उपन्यास शब्द बंगाली का शब्द है। ये बांग्ला भाषा में पहली बार इस्तेमाल हुआ था और उपन्यास ये जो है नॉवेल के लिए, ये हिंदी में बांग्ला से आया है। मराठी में इसके लिए शब्द है कादम्बरी। अच्छा। तो अगर हम कादम्बरी लेते तो भी अच्छा था, कोई बुराई इसमें नहीं। पर अभिषेक, इससे ही जुड़ा हुआ मतलब थोड़ा राजनीतिक मुद्दा है तो उस पर आ जाते हैं। तो आपने जैसे एक शब्द का प्रयोग किया कि हिंदी बर्बाद हो सकती है अगर हम लोग इंग्लिश का ज्यादा प्रयोग करें। तो अगर हम हिंदी ये चाहे बंगाली से ले या मराठी से ले, तो फिर भी वही हो रहा है ना, हम लोग अलग अलग भाषाओं से सम्मिलित कर रहे हैं अलग अलग टर्म्स को। तो इससे इसमें हम लोग को ये कहना ठीक हो गया कि वो बर्बाद हो जाएगी, उसका तो थोड़ा और विकास हो गया ना, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग चीजों से, अलग अलग लैंग्वेजेस से और उठा लिया हर चीज को। देखिए, मेरे कहने का जो मतलब था वो ये था कि हिंदी अगर हिंदी को आप किसी एक ही भाषा से पूरी तरह से उसको फ्लड कर दें, जैसे संस्कृत से मान लिया आपने फ्लड कर दिया तो वो एकदम ही संस्कृताइज हिंदी हो गई, जिसको कि बहुत सारे लोग बोलते हैं शुद्ध हिंदी, वो हो गई। और अगर आपने उसको इंग्लिश से कर दिया, एकदम इंग्लिश ही इंग्लिश डाल दिया और कुछ है ही नहीं उसमें, तो ये अच्छा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप शब्द लें, कोई भी भाषा आज की तारीख में अगर जीवित रह सकती है तो वो भाषा तभी जीवित रह सकती है जब वो बेग एंड बोरो करे। तो आप अंग्रेजी को देखिए, अंग्रेजी आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी भाषा बनी, सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा लोग समझते हैं, सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि अंग्रेजी ने सभी भाषाओं को अपने अंदर समाहित कर लिया। ये काम हिंदी भी कर रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में अभी जो दौर चल रहा है उसमें अंग्रेजी का ही बाहुल्य है। इसमें और जो दूसरी भाषाएं हैं, जैसे कि आप गौर करें, अभी आप जो नेचुरल लैंग्वेज, आप सोचिए ना कि आपकी जो नेबरिंग लैंग्वेज है पहले आप उससे लें, बाद में आप देखिए बाहर विदेश। इसमें एक मेरे पास जुड़ा हुआ सवाल था एक और, अभिषेक, जैसे हम हिंदी के प्रति थोड़े से अभी चिंतित हैं कि हिंदी में कैसे दूसरी चीजें आ सकती हैं या दूसरी भाषाओं का प्रभाव, तो आपको लगता है लेकिन कि जो बाकी जो भाषाएं हैं जो कि जिनको हमने बोली बना दिया है, तो जैसे ब्रज हो गई, भोजपुरी हो गई, उनको हिंदी से शिकायत होनी चाहिए उनके स्पीकर्स को, और या जैसे मगधी हो गई, ये इन लैंग्वेजेस को हिंदी ने दबा दिया है डायलेक्ट बना करके, आपको ऐसा लगता है? देखिए, हिंदी का जो आधिपत्य है वो उसके बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक उसके प्रभाव हैं। उसमें एक प्रभाव यह है कि हिंदी की प्रतिष्ठा हो गई, हिंदी जो है वो बहुत प्रेस्टिजियस लैंग्वेज बन गई, खास के हिंदी भाषी इलाकों में, और जो बोलियां थी उनका जो प्रेस्टीज है वो नीचे हो गया। तो इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि जिन लोगों ने, जो पहले क्या था, आज से आप 30 साल या 40 साल पहले देखिए, तो आप देखिए कि भारत में बायलिंगुअलिज्म यानी मल्टीलिंगुअलिज्म एक बहुत ही प्राकृतिक नेचुरल फेनोमेना है। कोई भी आदमी एक ही भाषा बोल के नहीं रहता। गांव में भी चले जाएं तो आप देखें तो एक आदमी कम से कम 2-3 भाषाएं बोलता है। बिल्कुल। अब पहले क्या होता था कि जैसे घर में वो बोलते थे भोजपुरी, घर से बाहर निकल के बाजार जाते थे, लोगों से मिलते थे, स्कूल जाते थे, वहां हिंदी बोलते थे। हिंदी का भी एक अलग प्रकार होता था, अलग अलग, कानपुर की कानपुरी हिंदी और लखनऊ में लखनवी हिंदी और बिहार में बिहारी हिंदी, इस तरह से होती थी। और जब वो कहीं जाते थे,
किसी कार्यक्रम में कहीं बाहर जाते थे तो फिर मानक हिंदी का इस्तेमाल करते थे, और इंग्लिश भी बोलते थे, इंग्लिश भी जानते थे, इंग्लिश भी सीखते थे, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म था। अब वो अपनी भाषा को छोड़ नहीं रहे थे, उनकी जो भाषा थी जैसे भोजपुरी हो या अवधी हो या ब्रज भाषा हो, उसको छोड़ नहीं रहे थे। अभी क्या हो गया है कि अभी जो प्रेस्टीज, अभी ये दो भाषाओं में बहुत बड़ा एक द्वंद्व चल रहा है, इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी में जो हिंदी अंग्रेजी से पीड़ित है और हिंदी से पीड़ित है ये जो छोटी भाषा है, छोटी भाषा है। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, इससे एक विशियस सर्कल बन गया है कि अब ये जो भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, इनके बीच में से ये भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, और ये चिंता का कारण है। तो हिंदी की बोली उनको ना मानकर उनको हिंदी की माताएं मानना चाहिए, मेरा मानना है। ये जो भाषाएं हैं, लोक भाषाएं जिसको मैं कह रहा हूं बार बार, कि ये चाहे वो अवधी हो, ब्रज भाषा हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, गढ़वाली है, ये सभी भाषाएं हिंदी की माँ है, हिंदी की बेटी नहीं है, हिंदी की नौकरानी नहीं है। बिल्कुल, हिंदी को इन्होंने जन्म दिया है। पहले ही मैंने शुरू किया था, खड़ी बोली का जन्म हुआ है। खड़ी बोली एक डायलेक्टल कंपोजिट है, मिश्र भाषा है, और इन सबको पैदा करने वाली ये बोलियां थी, ब्रज भाषा भी थी। तो इनको, इसके लिए एक जरूरी है कि हम जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, और इसको अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, वो ये कहती है कि मदर लैंग्वेज में, मदर टंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन होगी। तो बिहार में और यूपी में अगर ये किया जाए कि या मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी, कि जो मदर लैंग्वेज यानी कि जो घर में जो भाषा बोलता है बच्चा, वो भाषा स्कूल में भी उसको पढ़ाई जाए, कम से कम 5वीं क्लास तक, तो उससे अपनी उनकी जो भाषा है उसके बारे में जो उनकी जो उनका जो भ्रम है कि ये अच्छी नहीं है, ये गवारू है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, और हिंदी जो है वो बड़ी शुद्ध है, और अंग्रेजी तो उससे ही बड़ी है, वो तो सीधा भगवान के पास ही ले जाएगी। ये सब जो भ्रांतियां हैं वो सब दूर करें। तो अब देखिए कि मुझे याद है कि एक बार मैं फील्ड वर्क कर रहा था अवध में, तो ये जो प्रोजेक्ट था जिसके लिए मैं काम कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का था। अच्छा। तो मैंने बताया एक महिला को कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का है, और ये जो डाटा आपका हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डाटा हम लंदन में भेजेंगे। तो वो औरत, महिला ने मुझसे पूछा कि आप वहां पे लोग क्या बोलते हैं लंदन में? कि इंग्लिश बोलते हैं। तो फिर उसने, महिला ने कहा कि और बच्चे बोलते हैं? बोला हाँ, बच्चे ही बोलते हैं, बचपन से बोलते हैं। बोला तो बहुत, तब तो बड़े तेज बच्चे होंगे, इंग्लिश बोलते हैं बचपन से। मतलब उसको ये लगा कि इंग्लिश बोल रहा है तो बड़ा तेज है। अब ये नहीं पता है कि वहां तो इंग्लिश ही बोली जाती है, वहां की तो उसकी मदर टंग है लंदन में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो 48 भाषाओं को जो हिंदी के अंदर रखा गया है और उसकी बोली बना के रखा गया है, उनको हमें सम्मान देने की जरूरत है। उनको बोली का जो दर्जा दिया गया है उससे बाहर लाने की जरूरत है। उन्हें हमें प्रोत्साहित करने की जरूरत है, और साथ में हमें ये भी मान के चलना है कि हिंदी इन सबको जोड़ के रखती है और रख रही है और रखेगी। हिंदी एज ए लिंग्वा फ्रैंका मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, ब्रज भाषा हम बोलते हैं, हम हिंदी क्यों बोलें, है ना। 48 बोलियों में कोई भी ऐसी बोली नहीं है जो सबको एक दूसरे से बातचीत करवा सके। एक लिंग्वा फ्रैंका की जरूरत तो है ही, है ना। और ये जो हमारा जो बायलिंगुअलिज्म है, हमारी जो बहुभाषिकता है भारत की, वो उसके बारे में कहते हैं कि ये एक नॉन कंपीटिंग बायलिंगुअलिज्म है। हम लोग जानते हैं कि कौन सी भाषा कहाँ बोलनी है। आप बिलीव की आप मानिएगा कि मैं अपनी बहन से जब बात करता हूं तो मैं उसे अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता। मैं अपनी दादी से जब बात करता था तो मैं उसे हिंदी में बात नहीं कर सकता था। हाँ, देखिए, हमें पता है कहाँ क्या बोलना है। ये जो नॉन कंपीटिंग नेचर है ना बायलिंगुअलिज्म का, ये बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट है इंडिया का। ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। अभी क्या है ना कि अभी से बोलना है तो अभी 2 ही भाषा बोलेंगे, नहीं 2 ही क्यों बोलेंगे, आप 4 बोल सकते हैं। हाँ,
लेकिन अभिषेक, इससे ही जुड़ा हुआ सवाल है कि थोड़ा भाषाओं का भी राजनीतिकरण तो हो ही गया है। हिंदी, जैसे हम लोग दक्षिण भारत में रहते हैं, यहाँ पर काफी डर रहता है कि हिंदी हम पर इम्पोज कर दी जाएगी, तो वो भी एक स्वाभाविक सी बात है, वो डर रहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये भाषा के प्रति अगर हम लोग इसे भाषा को एक पेडेस्टल पे रख दे, किसी भी भाषा को, तो फिर यह होना स्वाभाविक है कि एक भाषा ऊपर होगी, एक भाषा नीचे होगी। तो आपको नहीं लगता कि भाषा को अगर हम लोग सिर्फ एक अभिव्यक्ति का औजार समझे, तो ठीक है, अगर एक भाषा इस दशक में है, 10 15 20 साल तक वो भाषा बदल जाएगी, कुछ और बन जाएगी, फिर भी तो उसमें क्या बुराई है? हम लोगों को उसके प्रति इतना भावुक होना चाहिए क्या कि अरे हिंदी है या कन्नड़ा है, इसको हम लोगों को लुप्त नहीं होने देना है? ये सब कैसे हम लोग इसके बियॉन्ड जा सकेंगे? या फिर मान लीजिए कल को अवधि खत्म हो जाती है क्योंकि हिंदी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो अगर एक नेचुरल तरह से खत्म हो रही है तो इसको हमें मतलब हमें भाषा को क्या एक इंडेंजर्ड स्पीशी की तरह देखने की जरूरत है कि जैसे शेर को बचाना है वैसे किसी भाषा को बचाने की जरूरत है? ये आप दोनों के सवाल बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज्वलंत सवाल हैं। और एज ए लिंग्विस्ट, एज ए भाषा विज्ञानी, मैं ये कहूंगा कि भाषा जो है वो सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो एक बायोकल्चरल नॉलेज है। और ये नॉलेज जो है ये हमने एक दिन में नहीं बनाई है, ये हमें इसमें सेंचुरीज, 100,000 ईयर्स लगे हैं इसको जमा करने में। किसी भी भाषा का विलुप्त होना, चाहे वो कितनी छोटी भाषा हो, चाहे वो अवधी हो, चाहे वो सूरजपुरिया हो या छत्तीसगढ़ी हो या गोंडी हो या तुलु हो, ये कोई भी भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ज्ञान का सागर है, जिसके मरने पर हम उस पूरे के पूरे ज्ञान के जो सागर है, वो जो तालाब है, उसको हम खो देंगे। अब अफ्रीका में एक कहावत है कि जब कोई एक भाषा मरती है तो उसके साथ साथ पूरी एक लाइब्रेरी जमीन में दफन हो जाती है। तो आप ये कहना है कि भाषा लुप्त हो जाए तो हमें मिलेगा, क्या उससे फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। आप गौर कीजिए, देखिए 2006 के दौरान मैं अंडमान गया था, और अंडमान में मैं वहाँ की जो एक जनजाति है ग्रेट अंडमानी, उसके ऊपर मैं शोध कर रहा था और वहाँ उसकी डिक्शनरी बना रहा था। वहाँ पे 2005 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, आपको शायद याद होगा। 2005 में सुनामी आई थी। अंडमान में एक आइलैंड में कुछ जनजाति के लोग थे, ग्रेट अंडमानी लोग कहते हैं उनको। इन लोगों ने जब देखा कि समुंदर पीछे हो गया, मतलब समुंदर, आपको शायद पढ़ा होगा आपने कि समुंदर पीछे हो गया था, अपने तट से पीछे चला गया, कोस्ट से पीछे चला गया था सुनामी आने के पहले। यानी सुनामी आने की थोड़ी देर पहले ही, यानी 1 घंटे पहले ही करीब समुंदर पीछे चला गया था, करीब 1 किलोमीटर, और फिर वापस आया था बहुत जोर से। तो जब इन्होंने देखा कि समुंदर पीछे चला गया है, तो इनके यहाँ पे जो भाषा बोली जाती थी उसमें इस तरह की फोक टेल्स थी जिसमें इसका मेंशन था। तो जो बूढ़े लोग थे उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जाके ऊंची जगह पे पेड़ पे चढ़ जाओ, और ये लोग तुरंत जाके चढ़ गए पेड़ पे। फिर सुनामी आई 1 घंटे के बाद, और सुनामी ने पूरे के पूरे आइलैंड को डुबो दिया। देखिए, इस कहानी को बताने का मेरा एक ही मकसद ये था कि ये नॉलेज कहाँ से उनको मिली, उनकी भाषा में मिली, उनकी लैंग्वेज में मिली। तो हम भी जो अपनी बहुत सारी चीजों के बारे में, वनस्पति के बारे में या फिर प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, या अपने आसपास के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जो हम जानते हैं, वो भाषा में सुरक्षित है, अपनी भाषा में सुरक्षित है, और वो किसी और भाषा में उपलब्ध होना नामुमकिन है। तो उस भाषा को जीवित रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो इम्पोजिशन की बात है, इम्पोजिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है भारत में, और भारत में, खासकर दक्षिण भारत में, बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है और हिंदी का इम्पोजिशन होता है। और बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी का इम्पोजिशन हो रहा है, अंग्रेजी इम्पोज की जा रही है। बहुत सारे लोग जो बंगाल में रहते हैं, जो उत्तरी बंगाल में रहते हैं, वो सोचते हैं बंगाली इम्पोज की जा रही है। बहुत सारे लोग जो तुलु इलाके, तुलु नाडु में रहते हैं, वो सोचते हैं कन्नड़ा इम्पोज की जा रही है।
और ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं का इम्पोजिशन का मामला चल रहा है। अब इसमें यह सोचना है कि इम्पोजिशन कौन कर रहा है। इम्पोजिशन कर रही है सरकारें, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही हैं। जहां तक मेरा मानना है, हिंदी का प्रचार प्रसार सरकारी पैसे पे नहीं हुआ है। सरकार ने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया है। हिंदी का प्रचार प्रसार किया है हिंदी बोलने वाले लोगों ने, हिंदी फिल्मों ने, हिंदी के संस्कृति कर्मियों ने और हिंदी के सेवियों ने। हिंदी जिसको हम कहते हैं हिंदी सेवी, यानी हिंदी से ऐसे आपको मालूम होगा कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में था। इस संस्थान के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे तेलुगु मोटूरी सत्यनारायण। अच्छा। हाँ, आप गौर कीजिएगा कि हिंदी को पढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान, जो रियल योगदान है ना, वो सरकार का नहीं है, वो है हमारे दक्षिण भारत के हिंदी प्रेमियों का। देखें, हिंदी का सबसे बड़ा जो लिंग्विस्ट है आज की तारीख में, जो लिविंग लिंग्विस्ट हिंदी में, उनका नाम है वीरा जगन्नाथन। वो तमिल है। अच्छा। हाँ, जगन्नाथन, आप देखिएगा, प्रयोग और प्रयोग नाम की उनकी किताब है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है हिंदी में। और वो हिंदी के प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने हिंदी भाषा विज्ञान में बहुत अच्छा काम किया है। मेरा इंटरव्यू भी लिया था हिंदी संस्थान के, मैं जब गया था वहाँ पढ़ाने के लिए, तो मेरा इंटरव्यू वीरा जगन्नाथन ने लिया था। और उससे उन्होंने मुझसे पूछा भी कि तुम बार बार ये कह रहे हो भोजपुरी भाषा, ब्रज भाषा, भाषा क्यों कह रहे हो? तो मैंने कहा, देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये भाषाएं हैं और मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये था कि जो अहिंदी भाषी हैं, जो हिंदी इलाके से नहीं आते, उन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी को बढ़ाने में, प्रचार प्रसार करने में। और ये एक ऑर्गेनिक थॉट है, ये एक नेचुरल थॉट है, इसको एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे हिंदी को बढ़ाया जा सकता है। इसको हिंदी, अगर इससे हिंदी अगर बढ़ती है तो ये इम्पोजिशन नहीं है, ये एक सेल्फ एक्सेप्टेंस है। आप उसको अपनाते हैं। और मैं कहूंगा कि जिस तरह से दक्षिण भारत या पश्चिम भारत या उत्तर भारत के लोग हिंदी सीखते हैं, उस तरह से अगर उत्तर भारत के लोग अगर दक्षिण की भाषाएं सीखें या पश्चिम भारत की भाषा सीखें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और अभिषेक, मुझे तो लगता है ये सरकारी जो इम्पोजिशन है उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग नेचुरली हिंदी लिंक भाषा बन चुकी है काफी जगहों पर, दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर फिर जब ये सरकारी इम्पोजिशन होता है तो लोगों को और लगता है कि कोई मुझे क्यों बोले मैं कौन सी भाषा में बोलूं, तो उसका विपरीत प्रभाव होता है। लोग नेचुरली जो एक्सेप्ट कर रहे थे या बोल रहे थे वो नहीं बोलना चाहते थे। सही बात। और दूसरी एक और चीज प्रणय, लिंक भाषा मतलब जैसा अभिषेक ने बहुत अच्छे से समझाया कि पहले हिंदी सिर्फ उत्तर भारत में ही एक पहले तो लिंक भाषा बनी, जैसे कि कोई अवधी और भोजपुरी जानने वाला हिंदी में जिस तरह से वो लिंक है। लेकिन और शायद सबसे पहले वो ब्रिटिश आर्मी में, क्योंकि उन्होंने ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट था प्रैक्टिकली उसकी आर्मी का, तो आर्मी में जो भाषा बनी वो नेचुरली हिंदी बनी, क्योंकि जब तमिल सोल्जर्स तो बहुत थे उनके पास भी, तो और थे, तो जो जितने भी सब सोल्जर्स थे सब जगह के, उन लोगों ने आपस में हिंदी में ही बात करी ना। तो साउथ में देखता हूँ, और खासकर मैं आजकल काफी बार फैक्ट्रीज वगैरह में जाता हूँ, एक तमिलनाडु थोड़ा अपवाद है, तमिलनाडु के अलावा, लेकिन बाकी हर प्रदेश में जब भी आप एक ये ब्लू कॉलर फील्ड में जाते हैं, एक एलिट का लिंक लैंग्वेज इंग्लिश बन गया है, लेकिन उसके अलावा जो जितना पब्लिक है उनका लिंक लैंग्वेज हिंदी ही है, पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में। आप सही कह रहे हैं। आप और कीजिएगा कि कोरोना का एक बहुत बढ़िया कवरेज दे रही हैं बरखा दत्त मोजो चैनल में। तो मोजो का वीडियोस मैं देखता रहता हूँ हमेशा, और बरखा दत्त ने एक वीडियो दिया था केरला का, कासरगोड़ा वहाँ एक जिला है, कासरगोड़ा, वहाँ का उन्होंने वीडियो दिया था कि बरखा दत्त जाती हैं वीडियो में और वो पूछ रही हैं कि खाना उनको कुछ लेना है, रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए हैं, तो पूछ रही हैं वहाँ लोगों से, और वो स्टार्ट करती हैं इंग्लिश में। बाद में देखती हूँ कि जो बोल रही है कुछ समझ नहीं रहा है, फिर वो हिंदी बोलती हैं। और मैंने देखा है कि जहां पे भी उन्होंने इंग्लिश बोली वहां पे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया। और जो लोग वहां बोल रहे हैं ज्यादातर, वो ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं जो मिक्स लैंग्वेज, यानी कि हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, इसको आप बोलते हैं। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये आप जो कह रहे थे अभी सौरभ, कि आम लोगों के बीच में अभी भी जो लिंक लैंग्वेज है वो हिंदी है, उर्दू है,
ना कि अंग्रेजी। ज्यादातर जो ट्रेंड चलते हैं या फिर जो मीडिया में दिखाया हमें देता है इंग्लिश हिंदी इम्पोजिशन का, वो लोग कर रहे होते हैं जो हाईली एजुकेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हर तरह के जो जितना भी एलिट है, और वो सब जितने हाईली एजुकेटेड है, सबको इंग्लिश तो आती ही है, और उसके अलावा फिर वो ऑब्वियसली इसलिए वो चाहते हैं कि हम, और वो इंग्लिश में ज्यादा शायद फ्लुएंट भी हैं, तो उनको लगता है हम इंग्लिश ही क्यों ना बोले। अच्छा, गौर करें कि इंग्लिश मीडिया इसको बहुत हाइप करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश मीडिया के अपने निहितार्थ हैं। आप देखिए अंग्रेजी का जो हमारे देश में जो एक बहुत बड़ा जो एक एलिटिसिज्म है अंग्रेजी का, इंग्लिश का, वो शायद मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं होगा। शायद अफ्रीका के कुछ देशों में हो सकता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश का जो एलिटिसिज्म है भारत में, वो और कहीं नहीं है। यहाँ पे अंग्रेजी बोलने से स्मार्ट हो जाते हैं, गुप्पिट गल्ला कर दिया हाँ, वही तो। तभी तो मैंने आपको किस्सा सुना है ना, वो महिला जो हाँ, थी, वो बोलती है कि सब तो बड़ा तेज होगा, बचपन से अंग्रेजी बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे ही हुआ है बहुत सारी जगह पे हिंदी की वजह से भी, कि अब झारखंड में जैसे बच्चे जो संथाली बोलने वाले हैं, वो माँ, एक मैंने पढ़ा था, मेरी एक टीचर ने एक लिखा था मोनोग्राफ फील्ड लिंग्विस्टिक्स में, उसमें बता रही है कि जो माँ है वो अपने बच्चे को डांट रही है कि तुम संथाली मत बोलो, तुम हिंदी बोलो, क्योंकि ये लैंग्वेज अच्छा नहीं है संथाली। तो डोमिनेंट लैंग्वेजेस जो भी होती है ना, ये हमेशा खतरा बन जाती हैं छोटी भाषाओं के लिए, और हमें इसके लिए मेरे ख्याल से सरकार को, शिक्षा नीति को, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें विशेष प्रयास करने की जरूरत है। आपको प्रिजर्व करना है। देखिए, और इसका सीधा साधा सिंपल सा एक सोल्यूशन है कि हम मल्टीलिंगुअल थे, मल्टीलिंगुअल हैं और मल्टीलिंगुअल रहेंगे। इसके लिए हमें प्रयास करना है। अगर हम कम से कम भाषाएं बोलने वाले बनते जाएं, जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे लोग, मैं एक व्यक्ति से मिला था यहाँ पे नेदरलैंड्स में ही, इंडियन, जो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सिर्फ इंग्लिश बोलता हूँ घर में भी। ऐसे लोग अभी हिंदुस्तान में भी हैं बाय द वे। हाँ, होंगे। मैं तो इस बात से मैं मतलब सहमत हूँ, होंगे। और मेरा ये मानना है कि दिस इज शेमफुल कि आपको कोई जबान नहीं आती, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई तो आपको जबान आनी चाहिए हिंदुस्तान की। आप उर्दू बोलिए, आप कन्नड़ा बोलिए, आप मराठी बोलिए, आप कोंकणी बोलिए, आप नागा बोलिए, आप नागामीज बोलिए, आप राजस्थानी बोलिए, कोई लैंग्वेज बोलिए। लेकिन, और ये भी एक बात है कि अगर आप उत्तर भारत से हैं, मैंने गौर किया, मैं तो कई बार ट्विटर पे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अच्छा। कि मारवाड़ी की कोई छोटी सी स्टोरी मैंने पोस्ट की, मारवाड़ी में लिखी हुई छोटी सी स्टोरी देवनागरी में, और लोगों से पूछा कि आप कितना समझ रहे हैं। ज्यादातर लोग जो बिहार के भी हैं वो बोलते हैं 80% समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है। अगर मारवाड़ी भोजपुरी से इतनी दूर है और इतना उसमें अंतर है, तो क्या वजह है कि मारवाड़ी में लिखा हुआ भोजपुरी आदमी समझ जाता है, या फिर भोजपुरी में लिखा हुआ मारवाड़ी आदमी समझ जाता है? इसके पीछे जो रिसर्च है वो ये कहती है कि भारत में आप पाकिस्तान से ले लें, पंजाब सिंध से शुरू होकर बंगाल तक एक डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम है। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम। इसका मतलब यह है कि जो भाषाएं हैं ना, वो एक दूसरे से हाथ जोड़ के खड़ी है। तभी ऐसा है ना कि मैं कई बार मैं जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मैं मराठी सीख रहा था। मेरी एक दोस्त थी, वो मुझे सिखाती थी। तो मैं कई बार ऐसी उसके बहुत सारी बातें सुन के मुझे लगता था कि ये तो भोजपुरी से बहुत मिलती है। अच्छा। मराठी। तो मैं आश्चर्यचकित होता था कि ये वर्ड तो भोजपुरी में भी है, ये वर्ड तो भोजपुरी में भी है। तो मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों है। इसका रीजन वही है जो हिस्टोरिकल रीजन है। मिडिल इंडो आर्यन था, प्राकृत पाली से ही सब आ रही हैं, और अलग अलग जो प्राकृत और पालियां हैं वो सब एक दूसरे से हाथ जोड़ के खड़ी थी, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यही वजह है कि सिंधी में कोई बात अगर आप कहें तो वो पंजाबी व्यक्ति ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है, पंजाबी में कोई बात कहें तो वो उसको हरियाणवी व्यक्ति ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है, हरियाणी में कुछ कहे तो ब्रजभाषा वाले समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ब्रजभाषा में आप कहें तो अवधी वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं, अवधी में आप कहें तो भोजपुरी वाले समझ सकते हैं, और भोजपुरी में कहें तो मैथिली वाले समझ सकते हैं, मैथिली वाले कहें तो बंगाली वाले समझ सकते हैं। एक दूसरे से आप देखें तो एक तरह की एक पूरी एक तरह की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है, एक चेन है।
बहुत बढ़िया से समझाया अभिषेक आपने। ये इस तरह से कभी सोचा नहीं था, और ये इसी से समझ में आता है कि हम एक दूसरे की जब कभी कोई मूवी चलती है या कहीं आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हाँ, जो शब्द है वो अपने से लगते हैं, आप सुनते हैं तो समझ में तो आता है कि क्या हो रहा है। आप गौर कीजिए, आपने गाना सुना होगा चिट्टियां कलाइयां वे। हाँ जी, बिल्कुल। पंजाबी आज की तारीख में हिंदी फिल्मों में इतनी ज्यादा आ रही है, इतना ज्यादा लोग सुनते हैं। क्या कारण है आपको पंजाबी बड़ी अच्छी लगती है? कारण यही है क्योंकि पंजाबी भी हमारी ही भाषा है। बिल्कुल। कारण ये है कि हम समझते हैं उसको क्या बोल रहा है वो। कलाइयां बोला तो कलाई है ना। हाँ। बिल्कुल। अभिषेक, ये भी कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि फिर हिंदी वैसे ही अगर एक लोक भाषा बन चुकी है तो उसे राष्ट्रभाषा या फिर सरकारी भाषा बनाने की क्या जरूरत है? सही बात है। राष्ट्रभाषा का जो सपना था ये बहुत पुराना है सपना, और ये 19वीं शताब्दी के अंत से ही चला आ रहा है। और कई सारे लोगों ने इस पे लिखा भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर मैथिली शरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान, कई सारे लोगों ने लिखा भी है। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा कहलाने से हिंदी का भला नहीं होगा, हिंदी का नुकसान ही है इसमें। आज जो समाज है वो समाज बहुत ही विकसित हो चुका है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत यूरोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है। हाँ। अभी मुझे लगता है ना कि ये जो है ना कि एक देश है, उस देश के अंदर ये एक भाषा है और उसकी एक लैंग्वेज है, उसका एक फ्लैग है, उसका एक फ्लावर है, उसका एक नेशनल फ्रूट है, नेशनल ड्रिंक है। ये बहुत ही यूरोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है। और भारत एक यूरोसेंट्रिक एक कंट्री नहीं है, एक यूरोसेंट्रिक एक देश नहीं है, एक मॉडर्न नेशन उस तरह से नहीं है। ये तो एक, हम कहते हैं ना, अनेकता में एकता वाला देश है। ये जैसा मैं एक जगह देखता हूँ जो विवाद रहता है कि भाई मॉडर्निज्म जो है वो वेस्टर्निज्म और मॉडर्निज्म जरूरी नहीं है एक ही हो। हाँ, जरूरी नहीं है। मॉडर्निज्म जो है वो वेस्टर्निज्म नहीं हो सकता है। मॉडर्निज्म जापान से भी आ सकता है। बिल्कुल। और खुद का भी हमारा मॉडर्निज्म हो सकता है। हाँ, अपना भी है। और हम क्यों नहीं, अपना भी है। कई चीजों में हम सही में हमारा है। आप देखें तो गांधी ने जो गांधीज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे नॉन वायलेंस, अहिंसा का और सत्याग्रह का, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये तो हमारे अपने हैं। बिल्कुल। इनका तो किसी ने इस्तेमाल भी नहीं किया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि प्रोटेस्ट करने के लिए आप नॉन वायलेंट भी हो सकते हैं। बिल्कुल। आप देखिए अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें हिंदी की बात मैं जोड़ूं तो कई जगह पे जो प्रोटेस्ट हुआ भारत में, अलग अलग जगहों पे, चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, चाहे वो शाहीन बाग में हो रहा था, इनमें एक कॉमन लैंग्वेज थी। वो लैंग्वेज थी हिंदी, हिंदुस्तानी। बिल्कुल। तो आप देखिए विरोध की भाषा भी जो निकल के आ रही है वो हिंदी ही है। तो सरकार के खिलाफ या सरकार के विरुद्ध भी जो भाषा बनाई जा रही है उसमें जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं जिनको आप कहते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि ये सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जैसे बंगाली हो या मराठी हो, और हिंदी तो है ही। ये तो आपने बहुत बढ़िया बात करी अभिषेक। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अध्यापक भी होंगे वहां पे और आपके काफी ग्रेट स्टूडेंट्स होंगे। हमने बहुत कुछ नया सीखा, आई थिंक हमारे श्रोताओं ने भी सीखा होगा। तो आज की हिंदी पे जो पुलियाबाजी हमने करी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। धन्यवाद आप लोगों को भी, दोनों को धन्यवाद अभिषेक, बहुत कुछ सीखने मिला और मजा आया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. It's been a really fun week this week, as it is almost every week, but this week was particularly fun. Parmesh Shahani was on Cyrus Says, great conversation over there.
We had a crossover event. Vineet Kanabar, host of the Storytellers and Storytellers podcast, came on Uncle Please Sit. Really interesting conversation about the future of digital content. Besides that, it was the 50th episode this week of Agla Station Adulthood. Congratulations to Ritasha and Ayushi. But yeah, they're 50 episodes down. They had Rekha Jha as the guest on that show. On Advertising is Dead, Varun had the founders of Foxymoron, Suvir Bajaj and Pratik Gupta on. Another really, really interesting conversation. So full of interesting conversations this week, and I hope to see you again next week. Have you ever wondered how successful people do their thing? How do they navigate the challenges they often face? Are you wondering about the future of restaurants, film, education, technology, and everything else in between? Hi, I'm Gauri Devidyal, best known for being one of the brains behind The Table, an award-winning restaurant in Bombay. One thing my life as a restaurateur has given me is the opportunity to meet with some truly inspiring people, most often just by chatting with strangers at the community table. And that's what this podcast is about. It's about learning the new dimensions of business and understanding how different people swim this sea. It's an opportunity for me to pick their brains and ask them all the questions on my mind. Whether it's about learning from their past experiences or talking about future trends. Through their journeys, stories, and insights, I hope you too, like me, will come away inspired and energized. So come, join me every Wednesday with your favorite drink because this round is on me.